वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। दिन भर घर में बहुत मौज करती है और शाम को अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करती है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद खुशी जब टीवी देखने आती है तब उसके दादाजी भी आ जाते हैं टीवी देखने के लिए। खुशी मुझे बनाकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज जाती है। वो पीछे मुड़कर टीवी की तरफ देखती है जहां एक बहुत ही दिल दहला देने वाली न्यूज आ रही थी। मोतिहारी शहर में ही 10 लड़कों के आंखों को बेरहमी से निकाल दिया गया है और उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया है। खुशी का दिल इस न्यूज को सुनते ही एकदम से कांप गया। उसके दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि क्या ये कोई सीरियल किलर है। वो जल्दी से वापस अपने रूम में भाग गई और अपना लैपटॉप निकालकर कुछ सर्च करने लगी। डार्क वेब कुछ लोगों से बात करने के बाद उसे समझ में आ गया कि यहाँ का अंडरवर्ल्ड किंग कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी ही है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। 6 साल से खुशी ने अपने डैडी को देखा नहीं है जिसकी वजह से वो अपने डैडी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो जानती थी कि उसके डैडी की इस दुनिया में मौत 2024 में ही हुई है। वो मन ही मन बोलता है, कमाल है ना, मेरे डैडी का भी पुनर्जन्म हुआ है, मेरी मम्मी का भी पुनर्जन्म हुआ है और अब मेरा भी पुनर्जन्म हो गया है। मॉम साल 2104 से 16वीं सदी में पहुंच गई। डैडी 2024 से 16वीं सदी में पहुंच गए और मैं 16वीं सदी से सीधा 2024 में टेलीपोर्ट हो गई, या एक तरह से कहूं तो 2018 नहीं यहां पर आ चुकी थी। मेरी दादी भी 16वीं सदी में पहुंच गई थी और नानी माँ भी। पक्का 16वीं सदी में कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से जिसका भी पुनर्जन्म हो रहा है वह सीधा 16वीं सदी में पहुंच जा रहा है। मेरे मॉम और डैडी मिले 16वीं सदी में, प्यार हुआ, शादी हुई वहीं पर, लेकिन उनके प्यार की निशानी यहाँ साल 2024 में आकर फंस गई। लेकिन अभी भी इस दुनिया में मेरे डैडी एग्जिस्ट करते हैं। मौत से पहले मैं एक बार अपने डैडी से मिलना चाहती हूँ। हमें जानती हूँ मैं मुझे इस हादसे से बचा सकती हूँ लेकिन मैं उन्हें नहीं बचाऊंगी। वह नहीं एक बार मुझसे कहा था कि उनकी जिंदगी का सबसे दुखद पल वो था जब उन्होंने अपनी माँ को, मतलब मेरी दादी को, मरा हुआ देखा था, और उनके पूरे दुखद जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल वो था जब उन्होंने मॉम को देखा था। मैं जानती हूँ डैडी, दादी की मौत के बाद आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो और आपको खुद की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप खुद ही इस जिंदगी से आज़ाद होना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन यहाँ से करने के बाद आप 16वीं सदी में चले जाएंगे जहाँ पर आपको आपके जीने की वजह यानी कि मेरी मॉम मिल जाएगी। लेकिन क्या मैं अपने डैडी को, चाचू को लेकर सावधान कर दूं? इस बारे में सोचते ही खुशी के दिमाग में आइडिया आ जाता है। वो मन ही मां अपने डैडी को अपने चाचू के असली चेहरे के बारे में बता देना चाहती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसके डैडी यहाँ के अंडरवर्ल्ड के किंग हैं और उनसे मिलना इतना आसान भी नहीं है। इस समय में उसके डैडी सिंगल है और उनकी शादी भी नहीं हुई है, फिर बच्चा कहाँ से हो जाएगा? वो खुशी को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते। अचानक से ही खुशी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक लेटर में थोड़ी बहुत चीजें लिखकर उसे एक छोटे से डब्बे में सुरक्षित रख देती है। मन ही मन खुशी सच में अपने डैडी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी। उसे नहीं पता था कि वह समय में पीछे जाकर अपने मॉम और डैड को बचा पाएगी या नहीं, लेकिन वह कोशिश करना चाहती थी। एक ट्रेन आकर यहाँ पर रुकती है और उसी ट्रेन से 3 बहुत ही हैंडसम लड़के उतरते हैं। उन तीनों के ही लोग इतनी ज़्यादा गुड लुकिंग थे कि आसपास की सारे लोग उन्हें देखने लग गए। वो तीनों लड़के बिल्कुल किसी ग्रीक गोद की तरह थे, लेकिन तीनों के ही चेहरे पर बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन थे। तीनों नहीं अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था जिसकी वजह से तीनों के ही बस आंखें दिखाई दे रही थी। वो तीनों अपने आसपास के सभी लोगों को इग्नोर करते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास के लोग उन्हें किस नज़रों से देख रहे हैं। वो तीनों ही फर्स्ट क्लास एक से बाहर होते हैं जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। वो लोग यहाँ पर किसी तो सिगरेट मिशन के लिए आए हुए थे जिसकी वजह से तीनों नहीं अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल रखा हुआ था। उन तीनों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये तीनों कोई बहुत बड़े लोग हैं। देखने में तीनों नहीं बहुत नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग पहनते हैं। पर बात चाहे जो भी हो, कपड़े चाहे उन्होंने कितने भी सस्ते क्यों ना पहने हो, लेकिन उनके ऑरा को महसूस करके आसपास के लोग उन तीनों की तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो तीनों एक छोटे से कार में बैठ जाते हैं और उसके बाद वहां से कहीं चले जाते हैं। अगली सुबह आज आता खुद ही खुशी से मिलने के लिए सुबह सुबह खुशी की क्लास जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाली चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए बैठ जाता है। हालांकि वो चाय पी नहीं रहा था और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। वो बस चुपचाप बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और खुशी के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाई देने लगता है। खुशी थोड़ी ही दूर से आ रही थी। आज खुशी ने पीले रंग का बिहारी खूबसूरत सा सलवार सूट पहना हुआ था। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि आथा और उसके ऊपर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। धीरे धीरे खुशी उसके पास आती है और उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाती है। खुशी के आगे बढ़ जाने के बाद आथा बेचैन हो जाता है। वो अभी भी खुशी को थोड़ी और देर तक देखना चाहता था। वो बिना कुछ सोचे समझे खड़ा हो जाता है और खुशी के पीछे पीछे जाने लगता है।
उसने सर से पर तक खुद को कवर कर रखा था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। वैसे भी उसका चेहरा फॉरेनर की तरह था जिसे देखकर किसी को भी उसके ऊपर शक हो सकता था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। खुशी आगे आगे जा रही थी और आथा उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से ही चलते चलते खुशी को ऐसा एहसास हो जाता है कि कोई तो उसके पीछे आ रहा है, कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। वो बहुत चालाक थी, वो तुरंत ही किसी पतली गली में घुस जाती है। आथा उसकी हरकत को देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि खुशी को पता लग गया है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से खुशी के पीछे भागते हुए उसी गली में घुस जाता है, लेकिन अब उसे खुशी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी और चालक खुशी दूसरी तरफ से निकलकर पहले ही अपने कोचिंग क्लासेस की तरफ निकल चुकी थी। इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। खुशी आगे आगे जा रही थी और आथा उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से ही चलते चलते खुशी को ऐसा एहसास हो जाता है कि कोई तो उसके पीछे आ रहा है, कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। वो बहुत चालाक थी, वो तुरंत ही किसी पतली गली में घुस जाती है। आथा उसकी हरकत को देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि खुशी को पता लग गया है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से खुशी के पीछे भागते हुए उसी गली में घुस जाता है, लेकिन अब उसे खुशी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी और चालक खुशी दूसरी तरफ से निकलकर पहले ही अपने कोचिंग क्लासेस की तरफ निकल चुकी थी। वैसे भी उसका कोचिंग क्लासेस बहुत दूर है, जहां पहुंचने में उसे बहुत वक्त लगता था। वो चुपचाप आगे बढ़ती चली जाती है, वही उसे ढूंढते हुए आथा और हैरान रह जाता है। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि खुशी इतनी ज़्यादा चालाक हो सकती है, लेकिन अगले ही पल उसे होटल वाला सीन याद आ जाता है जहां खुशी ने समझदारी से सबसे पहले वीडियो बना लिया था ताकि सबूत के तौर पर वो आथा को सही साबित कर सके। खुशी की समझदारी के बारे में सोचकर आथा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे खुशी को देखना था। आथा नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे खुशी को देखना बहुत अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे अगर हजारों के बीच में कोई नई चीज़ आ जाती है तब उसे देखने में जैसे सबको मजा आता है, बिल्कुल वैसे ही उसे खुशी को देखकर अच्छा लगता है। जैसे इतने सारे इंसानों के बीच में एक एलियन आ जाए तब पूरी दुनिया भीड़ लगाकर उसे देखना चाहेगी और उसे देखने के लिए ना कितनी जाने दूर दूर से लोग आएंगे, बिल्कुल वैसे ही आथा के लिए खुशी एलियन से कम नहीं थी। अपनी मां की मौत के बाद आथा नहीं लड़कियों से ऐसी दूरी बना ली थी कि उसके कंपनी के एक ही शहर में 2 ब्रांच हुआ करते थे, जिसके एक ब्रांच में उसे लड़कियां होती थी और दूसरे में लड़के। खुशी ही वो पहली लड़की है जिसे आथा ने गौर से देखने और समझने की कोशिश की थी। वो मुश्किल से ही किसी लड़की के सामने अपनी नज़र उठना है और तुरंत ही उसे कचरे की तरह समझकर अपनी नज़रें फेर लेता है। वो और उसके पूरे गैंग में सभी लोग आदमी ही है, बस उसके कंपनी के कुछ ब्रांच में लड़कियों को रखा गया है जिसमें आथा तो कभी भी नहीं जाता था। आथा इस वक्त खुशी को देखने के लिए बेचैन था क्योंकि खुशी को देखते ही उसकी आंखों को ठंडक पहुंचती थी। दिन भर की थकान एक तरफ और खुशी को देखकर अपनी आंखों को ठंडक देना एक तरफ। आथा को अच्छे से पता था कि खुशी कहाँ पर पढ़ने जाती है, इसीलिए वो खुशी का पीछा नहीं करते हुए सीधा उसके कोचिंग क्लास के पास ही चला जाता है और खुशी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। वही क्लास के अंदर का माहौल ही अलग था। आज फिर से समर क्लास में आया हुआ था जिसे देखकर सभी लड़कियां एकदम हिप्नोटाइज सी हो गई थी। समर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि यहाँ की सभी लड़कियां उसे ही देख रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। यहाँ तक कि खुशी भी समर को ही घर घर कर देख रही थी, लेकिन खुशी की आंखों में समर के लुक्स को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हैंडसम उसके डैडी है। वो समर को और अपने डैडी को मन ही मन कंपेयर करने लगी। हाँ, मानव समर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग और 6 पैक एब्स वाला इंसान है, लेकिन उसके डैडी की बॉडी को देखकर तो बुढ़ी बुढ़ी आंटियों के भी दिल की धड़कन रुक जाती थी। 1 घंटे बाद जैसे ही छुट्टी होती है, खुशी नींद में झूलते हुए उठाती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सभी लड़कियां आराम से क्लास से बाहर निकल रही थी और उसके बाद सभी लड़के निकलने वाले थे। एक और चीज़ कि सभी लड़कियों के निकलने से पहले ही कुलदीप सर क्लास से बाहर निकल गए थे। उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। समर सबसे लास्ट में निकलने वाला था। वो निकलने से पहले ही कुछ सोचता है और कुलदीप सर के जगह पर चला जाता है जहां से सभी स्टूडेंट को साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ खुशी इस वक्त इतनी ज़्यादा नींद में थी कि वो बस किसी भी तरह घर पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन बेचारी का घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। वो अपने दांत पीस लेती है। वो हल्का हल्का आंखें बंद करके चलने लगी थी कि अचानक से ही उसकी किसी के साथ टक्कर हो जाती है। टक्कर बहुत हल्की थी, लेकिन खुशी डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है। लेकिन उसके गिरने से पहले ही आथा और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो खुशी को देख रहा था। खुशी नींद में थी, लेकिन टक्कर के बाद खुशी अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगती है। इंसान को पहचानने में खुशी की याददाश्त थोड़ी कमजोर थी, लेकिन इस बार खुशी आथा को पहचान जाती है, पुलिस स्टेशन वाली चीज़ को लेकर नहीं बल्कि उसके कॉलेज के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वाली बात को लेकर। खुशी के अकॉर्डिंग वो पुलिस स्टेशन में आथा से पहली बार मिली थी
और खुशी जिससे पहली बार मिलती है उसे पहली बार में ही किसी का भी चेहरा याद नहीं होता। वो चुपचाप खुशी को अपनी बाहों में उठाकर अपनी कार में लेकर बैठ जाता है। वो कार की सीट को बेड की तरह बनकर खुशी को उसके ऊपर सुला देता है। और बस खुशी को तो जैसे यही चीज़ चाहिए थी, एक सॉफ्ट बेड। सोने का नाटक करते करते खुशी सच में सो जाती है और आथ को भी अच्छे से समझ में आ रहा था कि खुशी को बहुत नींद आ रही है। वो खुशी को कुछ नहीं बोलता और बेहद ही ठंडी आवाज में ड्राइवर को होटल ले जाने के लिए बोलता है। ड्राइवर पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था और अपने मास्टर के ऑर्डर को सुनते ही चुपचाप गाड़ी को होटल की तरफ मोड़ देता है। वो नहीं जानता था कि उसके मास्टर इस लड़की को लेकर इतना ज़्यादा अलग बिहेव क्यों करते हैं, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी कि उसके मास्टर के लाइफ में कोई लड़की आ जाए जिसके बाद उसके मास्टर थोड़े नॉर्मल रहे। थोड़ी ही देर में गाड़ी होटल के अंदर चली जाती है। आथ बिना किसी भाव के खुशी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाकर अपने रूम में बेड पर सुला देता है। खुशी को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ पर है और किसके पास है, उसे बस अपनी नींद को पूरा करने से मतलब था। आथ भी कमरे से बाहर निकल जाता है और सभी नौकरों को खुशी के लिए खाना तैयार करने के लिए बोलता है। वो जानता था कि खुशी ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। ब्रेकफास्ट तैयार करने का ऑर्डर देकर आथ अपने स्टडी रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे इस वक्त मेक्सिको के एक छोटे से कंपनी के मालिक के साथ एक खास तरीके की बिजनेस मीटिंग करनी थी। वहीं दूसरी तरफ एक अजीब से अंधेरे बेसमेंट के अंदर एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। वो दर्द की वजह से हल्का हल्का कर रहा था। उसके ठीक थोड़ी ही दूरी पर 3 बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे, इतना कि जून की गर्मी में भी वहां के लोगों को ठंडक महसूस हो रही थी। और बाकी के दोनों किनारे वाले सोफों पर बैठे हुए दोनों लोग भी इस वक्त बेहद ही गुस्से में थे। बीच वाले सोफे का लड़का खड़ा हो जाता है और जमीन पर पड़े हुए आदमी के पास जाकर उसके चेहरे पर अपने जूते को रख देता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसके चेहरे को मसलते हुए बोलता है, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। बहुत खेल खेल चुका है हैदर तू, अब मेरी भी कंपनी में आकर मेरे साथ गद्दारी की तूने पाउटिंग। तुझे क्या लगा बिहार के इस छोटे से शहर में आकर तू छुप जाएगा और मैं तुझ तक पहुंच नहीं पाऊंगा? पाउटिंग, तू यहाँ बचने के लिए नहीं आया है, बल्कि तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है। शायद तेरी किस्मत में मौत मोतिहारी में ही होना लिखा था। तेरी वजह से मेरी कंपनी को 200 करोड़ का नुकसान हो गया, और ऐसे में तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे खुशी खुशी जिंदा रहने दूंगा? इतना बोलते वक्त उस आदमी की आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। वो अपने कोट के पॉकेट से एक बहुत ही पतला सा दिखने वाला खंजर निकलता है जो चांदी का बना हुआ था। वो लड़का उस खंजर को जमीन पर पड़े हुए आदमी के बॉडी पर रखकर हल्का सा उसके अंदर प्रेस कर देता है और धीरे धीरे उसके स्किन को चीरते हुए नीचे आने लगता है। जमीन पर पड़े हुए आदमी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वह दर्द से बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो बार बार अपने किए के लिए माफी मांग रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। उस आदमी के बॉडी के हर पार्ट पर उस लड़के ने हल्का हल्का चाकू चला दिया था, जहां से बहुत खून आ रहा था। वो लड़का किसी साइको की तरह अपनी गर्दन को रगड़ते हुए बाकी के 2 लोगों की तरफ देखने लगता है जो सोफे पर बैठे हुए शो को एंजॉय कर रहे थे। वो अपने दोनों साथियों को देखकर बिना किसी भाव के बोलता है, आपका टॉर्चर करो इसे और अपने अंदर के गुस्से को शांत करो, लेकिन याद रहे ये मेरा शिकार है और इसे जान से मैं मारूंगा। वो दोनों ही लड़के जमीन पर पड़े हुए आदमी को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं। कोई जमीन पर पड़े हुए आदमी के सारे नाखूनों को बड़ी बड़ी निकल रहा था, तो कोई किसी सनकी डेंटिस्ट की तरह उसके सारे दांत निकल रहा था, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। वो आदमी दर्द से पागल ही होने लग गया था एकदम। वो जानता था कि अब माफी मांगने के लिए देर हो चुकी है। उसने जो गलती की है उसके लिए उसे बहुत ही दर्दनाक सजा वैसे भी मिलने वाली थी, लेकिन उसने भागकर दूसरी गलती की थी। वो अच्छे से जानता था कि वह चुपचाप अपनी गलती एक्सेप्ट करके मौत को चुन लेता, लेकिन उसने भागकर अपने लिए मौत नहीं बल्कि दर्दनाक मौत को चुना है। वो इन तीनों से मौत की भीख मांगना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वो बस इस वक्त चुपचाप इन तीनों डेविल की सजा को एक्सेप्ट करके अपने फैमिली को इन तीनों डेविल के कहर से बचा सकता था। उस आदमी की दर्दनाक सीखे चिखे बीच वाले सोफे पर बैठे हुए इंसान को सुकून पहुंच रही थी। वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये आदमी कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है। इसने दुबई के एक माफिया से इंडिया की 200 लड़कियों की डील की है और अगले महीने वो इंडिया की 200 लड़कियों को दुबई बेचने वाला था। अगर इस अकेले इंसान को जान से मारकर इन 2 साल लड़कियों को बचाया जा सकता है, तब वह तीनों डेविल एक सेकंड भी इस आदमी को सांस नहीं लेने देने वाले थे। ये आदमी धरती पर कलंक था। वो तीनों डेविल दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो इस आदमी को दर्दनाक मौत देने के लिए एक झूठ बोल देते हैं कि उस माफिया को बहुत मानने के बाद फाइनली वो सिर्फ 2 लड़कियों के लिए मान गया है। और वो तीनों डेविल उस जमीन पर पड़े हुए आदमी की छोटी बहन और उसकी 15 साल की बेटी को बेचने वाले हैं। हालांकि वो लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, लेकिन वो इस आदमी को एहसास करवाना चाहते थे कि दूसरे की बहन बेटियों को ऐसे बेचने पर कितनी तकलीफ होती होगी दूसरों को। दुबई के एक माफिया से इंडिया की 200 लड़कियों की डील की है और अगले महीने वो इंडिया की 200 लड़कियों को दुबई बेचने वाला था।
अगर इस अकेले इंसान को जान से मारकर इन 2 साल लड़कियों को बचाया जा सकता है तब वह तीनों डेविल एक सेकंड भी इस आदमी को सांस नहीं लेने देने वाले थे। ये आदमी धरती पर कलंक था। वो तीनों डेविल दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो इस आदमी को दर्दनाक मौत देने के लिए एक झूठ बोल देते हैं कि उस माफिया को बहुत मानने के बाद फाइनली वो सिर्फ 2 लड़कियों के लिए मान गया है। और वो तीनों डेविल उस जमीन पर पड़े हुए आदमी की छोटी बहन और उसकी 15 साल की बेटी को बेचने वाले हैं। हालांकि वो लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, लेकिन वो इस आदमी को एहसास करवाना चाहते थे कि दूसरे की बहन बेटियों को ऐसे बेचने पर कितनी तकलीफ होती होगी दूसरों को। वो तीनों डेविल उसे एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर से दर्द, तकलीफ और गिल्ट से मरा जा रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि अगर उसने दूसरों की बहन बेटियों को बेचने जैसा घटिया काम नहीं करवाया होता तब आज उसकी खुद की बहन बेटियां सुरक्षित होती, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसके घर की औरतों को दर्द भरी जिंदगी मिल गई। वो उन तीनों डेविल से अपने घर की औरतों के लिए भीख मांगना चाहता था, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि कोई फायदा नहीं है। वो आदमी तड़प तड़प कर रोने लगा और एक ही बात बोलने लगा, मार दो प्लीज, मुझे मार दो, मैं नहीं जीना चाहता। वो आदमी अभी इतना बोला ही था कि उसके ऊपर धीरे धीरे एसिड गिरने लगा और उसकी दर्द भारी चीखें उस पूरे एरिया में गूंज गई। वो आदमी धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है। उन तीनों में से जो मास्टर था वो बोलता है, जितना जल्दी हो सके खन्ना के बारे में पता लगाओ, मैं उसे हर हाल में मौत के दर्शन करवाना चाहता हूँ। कुछ दिन उसे हल्के में क्या ले लिया, उसने अपने पंख फैलाना शुरू कर दिया। अब वक्त आ गया है जब हम उस खन्ना को उसकी औकात दिखाएं। हमारी कंपनी के ही आइडिया धोखे से हड़प कर हमारी कंपनी के बहुत सारे डील ले चुका है वो। उसके ऊपर से हमारे ही कंपनी के एम्प्लॉइज को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है। मैं जल्द से जल्द इसकी लाश को देखना चाहता हूँ। अपने मास्टर की बात सुनकर वह दोनों लड़के, जो सिर्फ उस आदमी के असिस्टेंट ही नहीं बल्कि दोस्त भी थे, वो उसे रिलैक्स करते हुए बोलते हैं, शांत हो जा सूरज, हम आराम से उसे पकड़ लेंगे, तू अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है। वो लड़का यानी कि सूरज बिना किसी भाव के उन दोनों नमूनों को देखा है और वहां से चला जाता है। वो दोनों भी खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर मुंह बना लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी तक दोपहर के 12 बजे बज चुके थे और खुशी की नींद भी खुल चुकी थी। नींद खुलने के बाद वो अपने आप को अनजान जगह पर देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती। खुशी को अच्छे से पता था कि उसकी नींद की बीमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे जब भी नींद आती थी वह किसी के भी घर में घुस जाती थी और कहीं पर भी सो जाती थी। एक बार वो शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में 1 घंटे तक सो गई थी। एक बार एक बुद्धि आंटी की चापलूसी करके उनके टूटे फूटे घर में सो गई थी। कभी वो पार्क में सो जाती है, कभी वो किसी की गाड़ी के डिक्की में छुपकर सो जाती है और जगकर वापस भाग जाती है। ग्रीन टीयर्स ऑफ जॉय। उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी खुद को अलग जगह पर देखकर। वो बस इस चीज का खास ख्याल रखती थी कि वह जहां पर भी सोए बस सुरक्षित हो। सोकर जाग जाने के बाद खुशी याद करने लगी कि इस बार वह कहाँ सोने आई थी। अचानक से ही उसे याद आता है डस्टबिन वाला इंसान, वो इंसान जिसने उसके बैग को डस्टबिन से निकलने में हेल्प करवाई थी। खुशी को तो ढंग से आथ का नाम भी याद नहीं था। खुशी को बस इतना याद था कि जब खुशी डस्टबिन वाले आदमी से उसका नाम पूछ रही थी तब इसी समय किसी तो नाम का जिक्र हुआ था जो प से था। प मतलब पूर्वी, लेकिन खुशी को ये चीज याद नहीं थी। वो आथ और पूर्वी का नाम मिलाकर पाका बना देती है टीयर्स ऑफ जॉय। वो थोड़ी सी भुलक्कड़ टाइप की थी। मतलब जो इंसान उसके लिए यूजलेस होता है उसके बारे में खुशी कुछ भी याद ही नहीं रखती और दिमाग से उसे 100% निकाल देती है। और वैसे भी खुशी ने हजारों अनजान इंसान को अपने हजारों अलग अलग नाम बताए हुए हैं। बेचारी खुशी को तो ये भी याद नहीं है कि उसने कौन से इंसान को कौन सा नाम बताया था। वो अनजान लोगों को अपना नाम बताने में अनकंफर्टेबल फील करती थी। खुशी ध्यान से अपने आसपास दिखती है तब उसे एहसास होता है कि वो एक बहुत ही लग्जरियस रूम में है। इतने लग्जरियस रूम को देखकर खुशी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि पाका सच में बहुत अमीर है, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आता है कि अमीर लोग बहुत बदमाश होते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं। क्या हो अगर पाका इतने बड़े होटल में खुशी को रखने की वजह के लिए खुशी से बहुत बड़ा अमाउंट मांगेगा या फिर बदले में उससे कोई इलीगल काम करवाए ताकि पकड़े जाने पर वह बच जाए और खुशी फंस जाए। राजकुमारी लूना सोल कुछ ज्यादा ही फिल्में दिखा करने लगी है आजकल टीयर्स ऑफ जॉय। खुशी इन सभी चीजों के बारे में सोचकर थोड़ा डर जाती है और यहाँ से भगाने के बारे में सोचने लगते हैं। वो विंडो के पास जाती है जहां पर वह 2nd फ्लोर पर थी। वो थोड़ी देर आसपास दिखती है तब उसे समझ में आ जाता है कि वो इस वक्त चांदमारी साइड के इलाके में है जो उसके घर से बहुत ही ज्यादा दूर था। वो मुंह बना लेती है क्योंकि अब उसे घर जाने के लिए या तो ऑटो लेना पड़ेगा या तो उसे अपने पैर को तुड़वाना पड़ेगा। वो इतनी लंबी दूरी पैदल तो नहीं जा सकती थी, इसीलिए मजबूरी में ऑटो ले लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। ऑटो पर बैठने के बाद खुशी अपने दुपट्टे को बहुत टाइट पकड़ लेती है। वो बहुत ही सावधानी के पोज में बैठी हुई थी, जैसे अगर ऑटो वाला खुशी को गलत रास्ते पर लेकर गया तब अगले ही पल खुशी का दुपट्टा ऑटो वाले के गर्दन में फंसा होगा और वो अपनी जान के लिए खुशी से भीख मांग रहा होगा रिलीव फेस। अब भाई खुशी ताकत में कमजोर थी, दिमाग में नहीं, क्योंकि थी तो वो एक साइंटिस्ट की बेटी।
वो कोई भी काम करने से पहले उसके आगे पीछे का सारी चीज़ सोच लेती है, उसके बाद ही करती है। ऑटो वाला भी अच्छा था और उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। घर पहुंचकर खुशी हमेशा की तरह लाइब्रेरी का बहाना बनाकर अपने घर में आ जाती है और ब्रेकफास्ट करके अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आथा अपने फ़ोन में खींचे हुए खुशी की तस्वीर को देख रहा था। जब खुशी सोई हुई थी, वो मन ही मन सोच रहा था कि अब तक तो खुशी जाग चुकी होगी। दोपहर के 12 बजे चुके हैं और खुशी ने अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया हुआ है। वो अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन लिए हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि आज पहली बार उसे किसी लड़की की फिक्र हो रही है। अरे लड़की ही क्या, उसे तो पहली बार किसी इंसान की फिक्र हो रही है। वही वो एक अजीब से बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और बोलता है, मास्टर कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे हैं आजकल। मतलब आजकल उन्हें एक छोटी सी लड़की की इतनी फिक्र होने लगी है, कमाल है। वसीम की बात को सुनकर भी वो बॉडीगार्ड कोई रिप्लाई नहीं करता। उस बॉडीगार्ड को इतना चुप देखकर वसीम की आंखें छोटी हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता ये बॉडीगार्ड हमेशा इतना उदास क्यों रहता है। खैर वो इसे इग्नोर करके अपने काम पर चला जाता है। अब एक ब्रेकिंग न्यूज़, ये बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि निहाल राजपूत था। ये वही निहाल राजपूत है जो मेरी पिछली स्टोरी रिबर्थ फॉर यू सैम में था। और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कहानी और उस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। बस निहाल के बारे में मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं तो निहाल की मां ने ड्रग के नशे में एक अमीर इंसान के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था और अमीरों के ब्लैकमेल वाली चीज़ों के बारे में ओवरथिंक करके वो देश ही छोड़कर चली गई थी। निहाल के पिता ने उसे बहुत ढूंढा था लेकिन वो कभी भी उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और हमेशा उस लड़की के इंतजार में रहे। वो लड़की एक दिन निहाल को जन्म दे देती है और निहाल के पिता का कॉलेज और बिजनेस का दुश्मन निहाल की मां को मारकर निहाल को अपने साथ ले जाता है और उसे उसके पिता और उसके साथ ही रहने वाले लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का देता है। बचपन से ही अपने पिता के खिलाफ निहाल के मन में नफरत थी और गुस्से में अंधे होकर उसने अपने पिता को कैद कर लिया और उनके सभी दोस्तों को मरवा दिया। और जब सालों बाद उसे सच्चाई का पता लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके पिता की हालत उसने इतनी ज़्यादा खराब कर दी थी कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और उस स्टोरी की मेन लीड ने निहाल को उसकी गलती का एहसास करवाया था और उसे सुसाइड ना करके एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बोला था। निहाल अपने हाथों से अपनी पूरी जिंदगी और अपने पूरे परिवार को बर्बाद करने के बाद सुसाइड कर लेना चाहता था, लेकिन उस लड़की के समझाने के बाद उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया था। लेकिन गिल्ट और तकलीफ उसे आज भी जीने नहीं देती। वो कभी गलत नहीं था, बस गलत इंसान के संगत में था। उस बेचारे का बचपन से ही ब्रेन वॉश किया। ये थी निहाल की स्टोरी। निहाल का इस स्टोरी में पॉजिटिव कैरेक्टर है और पहले वाली स्टोरी और इस स्टोरी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। निहाल का रोल इसमें बहुत अच्छा होगा, क्या पता उसे इस स्टोरी में जीने के लिए एक वजह मिल जाए। अब आते हैं स्टोरी पर। आथर जैसे ही कमरे में आता है उसकी आंखें ठंडी हो जाती है। उसके आसपास से बहुत ही डरावनी आभा निकलने लगती है। खुशी कमरे में नहीं थी। वो आसपास नजरें घूमता है, तब उसे बेड के साइड वाले टेबल पर एक लेटर दिखता है जिस पर लिखा हुआ था, अपने घर में मुझे अच्छे से सोने देने के लिए थैंक यू मिस्टर पाका। खुशी के मुंह से अपना गलत नाम सुनकर आथा की आखिर लाल हो जाती है। मतलब वो लड़की उसका नाम भी भूल गई है। आथा अपने दांत पीस लेता है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके नाक के नीचे से खुशी यहाँ से भाग गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि खुशी इतनी ज़्यादा चालाक हो सकती है, क्योंकि खुशी तो एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की है। अब आते हैं कहानी पर। खुशी अपने घर आ चुकी थी। वो इस वक्त अपनी दादी के पास बैठकर बोल रही थी, माँ आज सुबह से रिंकी आंटी के दर्शन नहीं हुई, क्या बात है। खुशी की दादी मुंह बनाते हुए बोलती है, यही तो नुकसान होता है आस पड़ोस में ही शादी करवा देने का। 11 बजे से मायके गई हुई है, अभी तक नहीं आया। अनअम्यूज्ड अपनी दादी माँ का मुंह बना हुआ देखकर खुशी मुस्कुरा देती है और बोलती है, माँ क्यों हम लोगों को भी कहीं घूमने के लिए बाहर जाना चाहिए। आप घर में दिन भर खाली बैठी रहती हो, इससे अच्छा क्यों ना हम लोग वृंदावन घूमने चले। वृंदावन का नाम सुनते ही खुशी की दादी खुश हो जाती है, क्योंकि वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ की सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि हवाओं में भी कृष्ण का वास है और बूढ़े लोगों को भगवान के पास रहना ज़्यादा पसंद होता है। खुशी को तो वैसे भगवान पर भरोसा नहीं था। देखो भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं होता और कोई इंसान ज़बरदस्ती उसे भगवान पर भरोसा नहीं करवा सकता। लेकिन बेशक खुशी भगवान पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अपने माँ के सामने खुशी भी पूजा पाठ करती थी ताकि उसकी माँ खुश रहे। ऐसे ही बातें करते करते रात हो गई और खुशी सोने चली गई। आज सोते वक्त खुशी के दिमाग में कुछ अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो अंदर से बहुत बेचैन सी लग रही थी। अचानक से ही उसके सपने में उसकी मॉम आ जाती है। खुशी की मॉम उससे बोलती है, मैं आपसे अलग जरूर हो गई हूँ लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तुम 18 साल की होने वाली हो। अब वक्त आ गया है जब वो ब्रेसलेट तुम्हारा हो जाएगा। उस ब्रेसलेट के बारे में अपने खास से खास इंसान को भी पता मत लगने देना, यहाँ तक कि तुम्हारी परछाई तक को इसके बारे में कुछ पता ना लग पाए। लूना, वो ब्रेसलेट बहुत खास है।
उसमें कितने अलग और एडवांस टेक्नोलॉजी के गैजेट्स हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। जब तक वो ब्रेसलेट तुम्हारे पास है तुम उस दुनिया की रानी हो और वो तुम्हारा खजाना। तुम उस ब्रेसलेट के जरिए लोगों का भला कर सकती हो क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अगर यह ब्रेसलेट किसी गलत हाथों में चला गया तब पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। ख्याल रखना और सावधान रहना, इस जालिम दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। इतना बोलने के साथ ही अचानक से खुशी यानी लूना की मॉम की आवाज़ गायब हो जाती है। अपनी मॉम की आवाज़ को चुप होता देख लूना बार बार अपनी मॉम का नाम लेने लगती है और एक झटके के साथ खुशी की नींद खुल जाती है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी थी। वो अच्छे से जानती थी कि समय और यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ करना उसे महंगा पड़ सकता है, लेकिन वो अपनी मॉम डैडी के प्यार में आंधी थी। अगर अपने मॉम और डैडी को वापस से जिंदा करने के लिए उसे अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा तब वो उसके लिए भी तैयार थी। वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाहर चली जाती है क्योंकि अभी सुबह हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आर्थर सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था। वो थोड़े डरे हुए आवाज में आर्थर से बोलता है, मास्टर अपने जैसा बोला था मैं वैसा कर दिया। मैंने पूर्वी मैम के क्लास में एक नहीं बल्कि 2 कैमरे लगा दिए हैं। अब आप जब चाहे तब उन्हें देख सकते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि समर श्रीवास्तव था जो अभी कुछ दिन पहले ही खुशी का क्लासमेट बना है। समर को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मास्टर क्यों खुशी के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं, लेकिन उसके अंदर पूछने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी। वही आर्थर को भी नहीं पता था क्यों, पर उसे खुशी को देखते रहना बहुत अच्छा लगता था। वो खुशी की बदमाशियां को बहुत एंजॉय करता था। वो अपना लैपटॉप ओपन करके समर को वहां से जाने का इशारा करता है क्योंकि अब वो खुशी को देखना चाहता था। समर आर्थर से कुछ कहना चाहता था। वो बताना चाहता था कि उस क्लास एक रजिस्टर में सभी बैच के सभी स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसने कहीं पर भी पूर्वी का नाम नहीं देखा था। उसके नहीं जाने पर आर्थर अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। आसपास का तापमान अचानक से ही गिर गया और हर तरफ घुटन भरा माहौल हो गया। अपने मास्टर का ऐसा रिएक्शन देखकर समर तुरंत ही वहां से भाग गया। वो जल्दी से तैयार होकर खुशी के क्लास के लिए निकल गया। वही समर के जाने के बाद आर्थर अपना लैपटॉप ओपन करके खुशी के क्लास की फुटेज चलाने लगा। खुशी अभी तक नहीं आई थी और क्लास पूरा खाली था। कुलदीप सर सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कर बच पढ़ते हैं और फिर शाम को 3 बजे से शुरू करके 6 बजे तक पढ़ाते हैं। खुशी का समय सुबह 6 बजे से था और उसके क्लास में टोटल 70 जोड़ बच्चे थे। थोड़ी ही देर में खुशी वहां पहुंच जाती है और अच्छे बच्चे की तरह अपने जगह पर जाकर बैठ जाती है। खुशी को देखते ही आर्थर की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाते हैं। वो अपने मन की भावनाओं को दबाते हुए अपने दूसरे हाथ से अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और नजरें तिरछी करके थोड़ी थोड़ी देर पर खुशी को देख रहा था। आर्थर मन ही मन बोलता है, आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया तुमने मेरे ऊपर जो तुम्हें देखकर ही मेरे बेचैन दिल को शांति मिल रही है। लगता है एक बार तुमसे मिलकर इस बारे में बात करना होगा। अपने मन ही मन इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचकर आर्थर वापस से अपना काम करने लगता है। वो चोर नजरों से खुशी को भी देख रहा था जिसने अपने मुंह में कलम को दबा लिया था। खुशी कुछ सोच रही थी, वही उसके होंठों में फंसे हुए कलम को देखकर आर्थर अपनी नजरें फेर लेता है। वो अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था और गुस्से में आकर वो खुशी वाली फुटेज को बंद कर देता है। वो अपने दांत पीस लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। 10 मिनट के अंदर ही तैयार होकर आर्थर बाहर आता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो अभी इसी वक्त खुशी से मिलकर उसे डांटना चाहता था। वो खुशी को बार बार अपने ख्यालों में आने से रोकना चाहता था क्योंकि इससे उसके काम में भी डिस्टर्बेंस हो रही थी। वो कार स्टार्ट करके खुशी के कोचिंग क्लासेस की तरफ निकल जाता है। वही खुशी की भी छुट्टी हो चुकी थी। वो अपने क्लास से बाहर निकलती है और अपनी एक क्लासमेट के साथ बातें करते करते अपने घर की तरफ चलने लगती है। वो बातें करते करते अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी तो पुरानी आदत है हर तरफ ध्यान देना और सतर्क रहना। वो अभी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि अचानक से उसकी आंखों के सामने एक ऐसे इंसान का चेहरा आ जाता है जिसे देखते ही खुशी वहीं पर स्टैचू की तरह खड़ी रह जाती है। वो नहीं हिल पा रही थी, नहीं चल पा रही थी। वो तो बस अपनी आंखों में हैरानी लिए उस चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी जो इस वक्त उसके सामने भीड़ में कहीं गायब हो रहा था। लेकिन देर हो चुकी थी, वो इंसान भीड़ में गायब हो चुका था। अचानक से ही खुशी की आंखों में नमी छा जाती है। वो अपने सूट के दुपट्टे को अपने मुट्ठी में भर लेती है और हल्का हल्का से सिसकते लगती हैं। लेकिन ठीक अगले 2 मिनट बाद खुशी खुद को शांत कर लेती है और अपने आंसू पोंछकर खुद को ऐसे नॉर्मल कर लेती है जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही नहीं। वो इस वक्त अपनी दोस्त से नजरें नहीं मिलना चाहती थी, इसीलिए वो अपने दोस्त को इग्नोर करते हुए जल्दी से अपने घर जाने लगती है। वो जल्द से जल्द अपनी हैकिंग के मदद से उस इंसान की लोकेशन जानना चाहती थी। वो जैसे ही मीना बाजार पहुंचती है अचानक से ही उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है। वो गाड़ी के शीशे से ही देखकर समझ जाती है कि अंदर कौन बैठा हुआ है। उस इंसान को देखकर खुशी पहचान जाती है। वो पाकर आर्थर हैग्रिन। अचानक से ही खुशी को याद आता है कि कल खुशी इसी के घर पर सोई हुई थी और आर्थर के हुलिये को देखकर खुशी उसे एक छोटा बिजनेसमैन समझ रही थी। वो मन ही मन एक बार फिर से नेगेटिव चीज सोचने लगती है।
क्या हो उसके कमरे से अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गायब हो गया हो और खुशी के वहां होने की वजह से उसे खुशी पर शक हो। क्या पता उसे ऐसा लग रहा हो कि खुशी उसके कोई राइवल के द्वारा भेजी गई जासूस थी जो अचानक से ही वहां से भाग गई। खुशी के चेहरे पर हल्का डर नजर आने लगा। खुशी आथ को बताना चाहती थी कि वह कोई जासूस नहीं है, इसीलिए वो उसे ना पहचान की एक्टिंग करती है। आथा अपनी गाड़ी से बेहद ही स्टाइल में बाहर निकलता है, लेकिन खुशी उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ से जाने लगती है। खुद को इस तरह से इग्नोर होता हुआ देखकर आथा की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो जाती है। वो खुशी के पीछे जाकर उसे एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो इस वक्त बहुत ही भीड़ में था, जिसकी वजह से वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को खुशी के पीछे ले जाने लगता है। खुशी भी चलते चलते समझ चुकी थी कि आथा और उसका पीछा कर रहा है। खुशी समझ चुकी थी कि अब उसे इस साइको इंसान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे गलत रास्ते पर लेकर जाना होगा। खुशी दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरी तरफ जाने लगती है। आथा 2 दिन पहले खुशी का पीछा आधे रास्ते से कर रहा था, इसी वजह से उसे खुशी के घर का रास्ता अभी तक पता नहीं था। सिर्फ खुशी के गलत नाम की जानकारी होने की वजह से वसीम भी अभी तक खुशी के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया था, जिसकी वजह से उसे इस महीने में आधी सैलरी मिलने वाली थी। आथा की नज़र भीड़ में खुशी पर ही थी। भीड़ थोड़ी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं थी। थोड़ी मुश्किल से आथा अपनी गाड़ी को वहां से निकल पा रहा था, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसने देखा कि खुशी एक अजीब से गली में घुस गई थी। वो जैसे ही खुशी को गली में जाता हुआ देखता है, खुद भी गाड़ी से उतरकर खुशी के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, जब तक वह गली तक पहुंचा तब तक खुशी गायब हो चुकी थी और दूसरी तरफ से भागते हुए जल्दी से गोल घूमकर वापस से सड़क पर आ गई और जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। खुशी मन ही मन भगवान का बहुत शुक्र मना रही थी कि उसने पाकर आथा को अपना गलत नाम बताया, वरना वो अभी तक प्रॉब्लम में फंस चुकी होती। वो बहुत ज़्यादा चालाक थी और बस इसी तरह आथा खुशी के लोकेशन को पता करके उसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। खुशी उसकी बाहों से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत छोटी और दुबली पतली थी, लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान एक सांड की तरह था। टीयर्स ऑफ जॉय। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपनी 5 साल की बेटी को गोद में उठाकर मेला घुमाने लाया है। खुशी समझ जाती है कि अब भगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पकड़ी जा चुकी है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर देती है। आथा जब देखता है कि खुशी अब भागने की कोशिश नहीं कर रही है, तब वो उसके हाथ को पकड़े पकड़े ही उसे वापस से बैठा देता है और सवाल करता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं, तो फिर तुम भाग क्यों रही हो? खुशी अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखती है और बोलती है, और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं भाग रही थी, तो फिर तुम मुझे पकड़ क्यों रहे थे? आथा उसकी हाजिर जवाबी से अवाक रह जाता है और थोड़ा गुस्से में बोलता है, सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब दो मुझे। जब मैं तुम्हें पकड़ रहा था तब तुम क्यों भाग रही थी? खुशी उसकी तेज आवाज से थोड़ा सा डर जाती है और थोड़ा डरते हुए बोलती है, मैं इसीलिए भाग रही थी क्योंकि आप मुझे पकड़ रहे थे, पर आप मुझे पकड़ क्यों रहे थे? आथा उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है, क्योंकि तुम भाग रही थी इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ रहा था। अचानक से ही खुशी को ध्यान आता है कि दोनों इस समय से एक ही बात कर रहे थे। दोनों की ही बात घूम फिर कर इसी बिंदु पर आ जा रही थी। आथा को भी इस बात का एहसास हो जाता है और वह अपना सर पकड़ लेता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह बेवकूफ़ वाली हरकतें क्यों कर रहा है। वो खुशी की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, तो फिर तुम मुझे होटल से क्यों भाग गई थी? वो अपने चेहरे को बेहद ही मासूम बना लेती है और बोलती है, मैं एक मामूली सी 17-18 साल की छोटी सी बच्ची हूँ, और जब मेरी नींद खुल रही है तब मैं अपने आप को किसी अनजान जगह पर पा रही हूँ, तब क्या ऐसी जगह पर किसी लड़की को डर नहीं लगेगा? मैं डर गई थी कि कहीं किसी ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया, और कहीं कोई मुझे बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इसीलिए मैं वहां से डर कर भाग गई थी। इस वक्त खुशी ने अपना चेहरा इतना ज्यादा मासूम बना लिया था कि जैसे अभी ही उसकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। आथा का गुस्सा अब थोड़ा शांत हो गया था। वो भी समझ सकता था कि एक छोटी सी लड़की की जब नींद खुलती है और वह खुद को अनजान जगह पर देखी है, तब जाहिर सी बात है कि उसे डर लगेगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आता है वो खुद आकर उसकी बाहों में गिरी थी और उसकी बाहों में ही सो गई थी। आथा एक बार फिर से अपनी आंखें छोटी कर लेता है और खुशी की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। खुशी वहां से गायब हो चुकी थी। खुशी एक बार फिर से भाग गई। आथा समझ गया था कि उसे एक बार फिर से इस छोटी सी लड़की ने बेवकूफ़ बना दिया। वो अपने दांत पीस लेता है और बेंच पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। अगले ही पल उसे याद आता है कि खुशी की ड्रेस पर अभी भी जीपीएस ट्रैकर होगा। वो जैसे ही अपने पॉकेट से फ़ोन निकलता है, उसे अपने बगल वाली सीट पर जीपीएस ट्रैकर दिखाई देता है जहां खुशी बैठी हुई थी। जीपीएस ट्रैकर खुशी की कब्जों से गिर गया था और वहीं बेंच पर रह गया। आथा को गुस्सा आ जाता है। वो मन ही मन बोलता है, वैसे तो मैं तुमसे कोई मतलब रखना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं सच में तुम्हें किडनैप करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। आथा बेशक अपने घमंड में आकर बोल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक चमक थी। वो खुशी के साथ एक ही घर में रहने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था।
वो जैसे ही उठकर वहां से जाने वाला था, अचानक से ही उसी के बगल से एक लड़की गुजराती है और जानबूझकर उसके गोद में गिरने का नाटक करती है। आथा तुरंत ही उसके इंटेंशन समझ जाता है और वहां से उठकर दूसरी तरफ खसक जाता है। वो लड़की कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। वो बेंच लकड़ी का नहीं बल्कि पत्थर का बना हुआ था और आथा के है जाने की वजह से वो लड़की सीधा इस बेंच से टकरा जाती है और जमीन पर गिरते वक्त उसका सर एक बार फिर उस बेंच के सीट बहुत बुरे तरीके से टकरा जाता है। वो लड़की दर्द से सीख उठती है और आथा उसे फुल इग्नोर करते हुए अपने फ़ोन पर वसीम को गाड़ी लाने के लिए मैसेज कर रहा था। भीड़ की वजह से आथा को खुशी के पास पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी से उतरकर पैदल ही खुशी के पीछे चला गया था। वही जमीन पर पड़ी हुई लड़की की मां वहां पर आती है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो औरतों वहीं पर बैठे हुए आथा को देखती है तब उसे और गुस्सा आता है। मतलब इस आदमी के सामने ही उसकी बेटी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और इस आदमी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो अपने फ़ोन में देख रहा था। वो औरत गुस्से से दांत पीसते हुए आथा के पास जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बेटी की क्या हालत है यहाँ पर? इतना बोलते ही वह औरत अपना हाथ आथा पर उठा देती है। आथा जो अभी तक चुप था, वो इस औरत की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उस औरत के हाथ को पकड़ लेता है और अगले ही पल एक चट की आवाज के साथ उस औरत का हाथ टूट जाता है और वो जमीन पर पड़ी हुई दर्द से कराहने लगती है। आथा को इन दोनों माँ बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इन दोनों को फुल इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी आ गई थी। उसकी आंखों में दया के भाव बिल्कुल भी नहीं थे। वो गाड़ी में बैठते ही तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज करता है। उसे अपने हाथ को देखकर घिन महसूस हो रहा था। वो नजरें उठाकर लड़कियों को देखता तक नहीं है और यहाँ एक औरत ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। वो अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने करके ऐसे देखने लगता है जैसे उसका हाथ उसकी सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने खुशी का चेहरा आ जाता है। उसने भागती हुई खुशी की कलाई को भी इसी हाथ से पकड़ा था। वो खुशी की मक्खन जैसी कलाई को याद करते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेता है। वो इस बात को तो मानता था कि उसे खुशी को छूने से घिन महसूस नहीं होता था। उसने सोती हुई खुशी को अपनी बाहों में उठाया था तब भी उसे जरा सा भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि खुशी का उसके पास होना तो उसे एक अलग ही एहसास दिलाता है। वो अपने ख्यालों को इग्नोर करते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। घर मतलब होटल, क्योंकि अभी कुछ समय तक वो होटल नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद है और वहीं आथा का घर है। वहीं दूसरी तरफ खुशी अपने घर आ जाती है। वो घर पहुंचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आथा ने उसे क्यों पढ़ा था। वो मन ही मन सोचती है जब वो कल पढ़ने जाएगी तब वो सर से इस सवाल का जवाब लगी और फिर छुट्टी के बाद घर आ जाएगी। लेकिन घर आने की बात के बारे में सोचते ही खुशी को आज सुबह वाला मंजर याद आ जाता है जहां उसने एक ऐसे इंसान को देखा था जिसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। इस बारे में याद आते हैं वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। वो इस बारे में कैसे भूल सकती थी। वो जब से इस दुनिया में आई थी, एक राजकुमारी होने के नाते वो बड़े शहर में रहना चाहती थी, लेकिन वो इस छोटे से शहर में इसीलिए रह रही थी क्योंकि उसके डैडी ने उसे बताया था कि वो किसी जरूरी काम से इस शहर में आए हुए थे और यहाँ से जाते वक्त वो जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। वो बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से जिस ट्रेन से गए थे उसके बाद उन्होंने आगे जाकर कुछ स्टेशन पर 2-3 बार ट्रेनों को बदला था और आखिरी वाला ट्रेन वेस्ट बंगाल में उन्होंने बदला था और उस ट्रेन का एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। खुशी को इतना पता है कि एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ था, लेकिन कहाँ इस बारे में खुशी को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि इस बारे में उसके डैडी ने उसे कुछ नहीं बताया था। लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसके डैडी मोतिहारी जरूर आएंगे। वो जानती थी कि उसके डैडी की मौत साल 2024 में ही हुई थी, इसीलिए वो साल 2024 में कुछ ज़्यादा ही सतर्क थी, खासकर इस जून के महीने में। वो समझ चुकी थी कि उसके डैडी शहर में आ चुके हैं। वो अपनी किताब को बंद करके अपने लैपटॉप निकाल लेती है। उसने अपने चाचू को देखा था आज। वो जानती थी कि उसके डैडी हमेशा खुशी के दोनों चाचू के साथ ही घूमा करते थे। यहाँ पर खुशी के ये दोनों चाचू उसके डैडी के दोस्त थे और जिस चाचू ने खुशी के मॉम और डैडी की हत्या की थी वो उसके डैडी का स्टेप ब्रदर था। खुशी ध्यान से सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी। उसे फुटेज में बहुत मेहनत करने के बाद अपने चाचू दिखाई तो देते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए। वो देख पा रही थी कि वो उसके कोचिंग क्लास से थोड़ी दूर वाली बस स्टॉप पर उसके चाचू जा रहे हैं। वो हर थोड़े दूर वाले दुकान के सीसीटीवी कैमरा को हैक करके अपने चाचू की लोकेशन को देख रही थी। उसके चाचू बस स्टैंड पर ही जा रहे थे। खुशी हैरान हो जाती है, क्या उसकी डैडी जाने वाले हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उसके डैडी जो ट्रेन से जाने वाले थे, उसके डैडी की मौत ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। वो मन ही मन खुद को समझ लेती है कि उसके चाचू अभी बस स्टैंड किसी काम से जा रहे हैं, वो और उसके डैडी अभी नहीं जाएंगे। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब उसके चाचू उसकी आंखों से ओझल हो गए। वो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने चाचू की लोकेशन को नहीं ट्रेस कर पा रही थी क्योंकि आगे के कुछ दुकानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था।
वो फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने लैपटॉप को बंद कर लेती है और अपना सर पकड़कर बेड पर लेट जाती है। जॉइन आवर इंस्टाग्राम चैनल फॉर अपडेट्स नॉवल स्टोरी। वहीं दूसरी तरफ वो घर होटल पहुंचते ही वसीम को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि उसे हर हाल में पूर्वी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अमर्त्य के जाने के बाद बेचारा वसीम अब आथ के टॉर्चर का शिकार बन रहा था। वो मन ही मन रोते हुए बोलता है, मास्टर आप समझ क्यों नहीं रहे, वो लड़की कोई भूत है, क्योंकि पूर्वी नाम की कोई भी ऐसी लड़की हमें मिल ही नहीं रही। खुशी ध्यान से सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी। उसे फुटेज में बहुत मेहनत करने के बाद अपने चाचू दिखाई तो देते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए। वो देख पा रही थी कि वो उसके कोचिंग क्लास से थोड़ी दूर वाली बस स्टॉप पर उसके चाचू जा रहे हैं। वो हर थोड़े दूर वाले दुकान के सीसीटीवी कैमरा को हैक करके अपने चाचू की लोकेशन को देख रही थी। उसके चाचू बस स्टैंड पर ही जा रहे थे। खुशी हैरान हो जाती है, क्या उसकी डैडी जाने वाले हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके डैडी जो ट्रेन से जाने वाले थे, उसके डैडी की मौत ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। वो मन ही मन खुद को समझ लेती है कि उसके चाचू अभी बस स्टैंड किसी काम से जा रहे हैं, वो और उसके डैडी अभी नहीं जाएंगे। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब उसके चाचू उसकी आंखों से ओझल हो गए। वो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने चाचू की लोकेशन को नहीं ट्रेस कर पा रही थी, क्योंकि आगे के कुछ दुकानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने लैपटॉप को बंद कर लेती है और अपना सर पकड़कर बेड पर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो घर होटल पहुंचते ही वसीम को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि उसे हर हाल में पूर्वी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अमर्त्य के जाने के बाद बेचारा वसीम अब आथ के टॉर्चर का शिकार बन रहा था। वो मन ही मन रोते हुए बोलता है, मास्टर आप समझ क्यों नहीं रहे, वो लड़की कोई भूत है, क्योंकि पूर्वी नाम की कोई भी ऐसी लड़की हमें मिल ही नहीं रही। अमर्त्य के जाने के बाद बेचारा वसीम अब आथ के टॉर्चर का शिकार बन रहा था। वो मन ही मन रोते हुए बोलता है, मास्टर आप समझ क्यों नहीं रहे, वो लड़की कोई भूत है, क्योंकि पूर्वी नाम की कोई भी ऐसी लड़की हमें मिल ही नहीं रही। वो अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोलता है, एजी में कल जितनी भी लड़कियों की तस्वीर आपको दिखाई थी वो सारी लड़कियां पूर्वी ही थी, और उसके अलावा इस पूरे मोतिहारी शहर में कोई भी पूर्वी नहीं है। वसीम से थोड़ी ही दूरी पर समर खड़ा था। उसने अपना सर झुका रखा था। वो हिम्मत करके आथ के पास आता है। आथ समर को देखकर गुस्से में बोलता है, तुम बताओ, मुझे पता है तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो लेकिन बात नहीं रहे हो। मुझे पूर्वी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हर हाल में, वरना मैं तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। समर थोड़ा हकलाते हुए बोलता है, एजी ऐसा भी तो हो सकता है कि पूर्वी ने अपना नाम आपको गलत बताया हो, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमें अब तक वो नहीं मिली। उसकी कोचिंग क्लास में मैं वहाँ के रजिस्टर को चेक किया था। वहाँ पर हर एक स्टूडेंट के नाम को मैंने अच्छे से चेक किया था, लेकिन उसमें मिस पूर्वी बिल्कुल भी नहीं थी। 2-3 लड़कियां पूर्वी थी जिनकी तस्वीर आपको वसीम ने पहले ही दिखा दी है, लेकिन आप जिस पूरी को ढूंढ रहे हैं वो पूरे रजिस्टर में नहीं थी। मैं 100% श्योर हूं कि पूजा ने आपको अपना नाम गलत बताया है। इस बात को सुनते हैं आथ गुस्से से एकदम पागल हो जाता है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकलता है और समर के कंधे पर शूट कर देता है। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। समर दर्द से 2 कदम पीछे हो जाता है। वो जोर से अपनी आंखें मीच लेता है। उसकी आंखें इस वक्त दर्द की वजह से लाल हो चुकी थी, लेकिन वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं करता। वही आथ को इतने गुस्से में देखकर सभी बॉडीगार्ड और वसीम बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से डरे हुए थे। निहाल जो आथ का पर्सनल बॉडीगार्ड था वो चुपचाप समर को वहां से लेकर चला जाता है। समर को गोली लगी थी, उसे इलाज की जरूरत थी। आथ गुस्से में जाकर वहां की सारी चीज तोड़ने लगता है। होटल का मैनेजर बहुत दूर छुपा था और डरी हुई नजरों से उसे देख रहा था। आथ इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। वो इतने समय से पूर्वी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अब उसे पता लग रहा है कि पूर्वी ने उसे अपना नाम ही गलत बताया है। वो तुरंत वहां से अपने जिम रूम में चला जाता है जो इस होटल में सभी के इस्तेमाल के लिए था, लेकिन जब से आथ यहाँ आया है और जब तक वह यहाँ पर है वो जिम उसका पर्सनल जिम है। वो जिम में जाकर पुशअप करने लगता है। उसकी आंखों में इस वक्त बेहिसाब गुस्सा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी ज्यादा समझदार क्यों है। वो दी आथ ग्रोवर को बेवकूफ कैसे बना सकती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो खुशी की समझदारी से मन ही मन बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी था। वो छोटी सी चुहिया सच में तारीफ के लायक है। वो बेशक छोटी सी और मासूम सी है, लेकिन उसकी प्रेजेंस बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह है। आथ जोर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुशी के बारे में सोचने लगता है। खुशी के चेहरे को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो रिलैक्स हो जाता है और फिर अपने कमरे में जाकर बाथरूम में चला जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो बड़े बेढंगे तरीके से अपने शर्ट को फाड़कर अपने बॉडी से अलग कर लेता है और अपने एप्स पर हाथ फेरने लगता है। वो रिलैक्स हो जाता है और फिर अपने कमरे में जाकर बाथरूम में चला जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो बड़े बेढंगे तरीके से अपने शर्ट को फाड़कर अपने बॉडी से अलग कर लेता है और अपने एप्स पर हाथ फेरने लगता है। उसका गुस्सा अभी तक शांत हो चुका था। वो अभी भी खुशी के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लाकर बोलता है, तुम बहुत चालाक हो लिटिल गर्ल।
मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हूँ, तुम्हें सोचते ही, तुम्हें देखते ही मेरा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। तुम मेरे गुस्से की दवा हो, तुम बहुत अलग हो, बहुत। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों को ठंडक मिलती है। आई डोंट तीनों ये क्या है, लेकिन अब तय है, अब से तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। जब तक तुम मेरे आसपास रहोगी मैं अपने आपे में रहूंगा। इन्हीं सभी बातों को बोलते हुए आथ के चेहरे पर अजीब सी चमक, एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। खुशी अपनी कोचिंग क्लासेज के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। वो आसपास बड़े ध्यान से देखकर बाहर जा रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी अनजान इंसान उसके घर के बारे में पता लगा सके। आथ ने कल जो किया था उसके बाद से खुशी थोड़ी ज्यादा ही सतर्क हो गई थी। वो जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर निकलती है और मैं रोड पर आते हैं दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। खुशी आज कोचिंग क्लासेस नहीं जाने वाली थी। उसने बहुत मुश्किल से एक लोकेशन निकाला था जहां उसे शक था कि उसके डैडी हो सकते हैं। वो उसी लोकेशन के लिए निकल जाती है। वही आथ आज खुशी के कोचिंग क्लासेज के थोड़ी दूरी पर कार लगाकर वहीं पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो एक बार फिर से खुशी को देखना चाहता था। वो खुशी को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था। उसे बेवजह गुस्सा करने की बीमारी है, लेकिन जब से उसने खुशी को देखा है तब से उसका गुस्सा कंट्रोल में रहने लगा है। उसे ऐसा लगने लगा था कि खुशी उसके इस गुस्से वाली बीमारी का इलाज है, इसीलिए वो खुशी को अपने पास रखना चाहता था। वो यहाँ 10 मिनट पहले ही पहुंच चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, आधे घंटे और उसके बाद 1 घंटा भी बीत गया, लेकिन खुशी आई ही नहीं। उसके क्लास की पढ़ाई भी शुरू हो गई और शुरू होकर खत्म भी हो गई, लेकिन खुशी आई ही नहीं। यहाँ तक कि समर भी क्लास में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन खुशी आई ही नहीं। नहीं आई तू तो आई नहीं, ग्रिन। आथ अब तक समझ चुका था कि खुशी आज क्लास नहीं आने वाली है। वो इस वक्त सिर्फ खुशी के कोचिंग क्लासेज के बारे में जानता था, उसके अलावा उसे खुशी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि आथ उससे मिलने आएगा? क्या उसे इस बात का पता लग गया है कि आथ उसके कोचिंग क्लासे का एड्रेस जानता है? आथ देखता है कि अब दूसरा बैच भी शुरू हो गया है। वो गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और मीना बाजार के पास आकर अपनी गाड़ी को रोक देता है। उसे बाजार की भीड़ में एक ऐसा चेहरा दिख जाता है जिसे देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो बेहद ही डरावने अंदाज में अपने गर्दन को बहुत बुरे तरीके से मसलने लगता है। वो भीड़ में गायब होते इंसान को देखकर बोलता है, कब तक छुपेगा खन्ना, कभी तो सामने आएगा और जिस दिन आएगा बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। आथ ग्रोवर से दुश्मनी लेने वाला कोई भी इंसान आज तक जिंदा नहीं बचा है और ना ही तू बचेगा। गिनती के दिन बचे हैं तेरे पास, चैन से जी ले, उसके बाद तो तुझे मरना ही है। इतना बोलकर अर्थ अपने आगे वाली सीट पर बैठे वसीम को खन्ना का पीछा करने के लिए बोल देता है। वसीम चुपचाप खन्ना के पीछे वहां से निकाल कर चला जाता है। इतना बोलकर अर्थ अपने आगे वाली सीट पर बैठे वसीम को खन्ना का पीछा करने के लिए बोल देता है। वसीम चुपचाप खन्ना के पीछे वहां से निकाल कर चला जाता है। आथ को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसीलिए वो वहीं पर वसीम का इंतजार करने लगता है और आसपास के लोगों को ध्यान से देखने लगता है। उसे इंडिया आए 3 महीने हो चुके हैं, पर उसे मुंबई से ज्यादा ये शांत माहौल पसंद आ रहा था। मुंबई में दिन तो दिन, रात में भी शोर शराबा और दिन जैसा माहौल ही रहता है। लेकिन यहाँ पर आते ही एहसास होता है कि यहाँ पर हर इंसान रात को सोता है। यहाँ के हर एक इंसान का नेचर हेल्पिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ खुशी बस स्टैंड पहुंचकर हर तरफ नजरें घूमती है और देखने की कोशिश करती है। वो यहाँ के कैमरे को हैक करके अपने चाचू को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बेचारी के हाथ निराशा ही लगता है। खुशी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने चेहरे का मास्क हटा देती है और इधर उधर घूमने लगती है। वो खुद अपने डैडी को नहीं ढूंढ पा रही थी, कम से कम उसकी डैडी की नज़र तो उसके ऊपर पड़ जाए। वो धीरे धीरे पूरे मोतिहारी में घूमना शुरू करती है, लेकिन मोतिहारी भी बहुत बड़ा शहर था जहां वो अकेली नन्ही सी जान नहीं घूम पाती। फिर भी अपनी एनर्जी के अनुसार वो मोतिहारी में हर जगह घूम रही थी और इधर उधर देख रही थी। वो धीरे धीरे अपने घर के रास्ते आने लगी, क्योंकि अब उसके पैर थक गए थे और उसे नींद आने लगी थी। अचानक से ही उसे नींद बहुत तेज आने लगती है और तभी उसे एक होटल दिखाई देता है जो एकदम नया नया ओपन हुआ था। वो धीरे धीरे अपने घर के रास्ते आने लगी, क्योंकि अब उसके पैर थक गए थे और उसे नींद आने लगी थी। अचानक से ही उसे नींद बहुत तेज आने लगती है और तभी उसे एक होटल दिखाई देता है जो एकदम नया नया ओपन हुआ था। खुशी तुरंत ही होटल के तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वो अभी होटल के अंदर जाती उसके पहले ही कोई उसे पीछे से अपने कंधे पर उठा लेता है और ले जाकर अपने साथ गाड़ी में बैठ जाता है। खुशी स्पीचलेस हो गई। वो नॉर्मल लोगों की तरह खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा नहीं रही थी, क्योंकि उसे पता था उसके छटपटाने से कुछ नहीं होने वाला। खुशी स्पीचलेस हो गई। वो नॉर्मल लोगों की तरह खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा नहीं रही थी, क्योंकि उसे पता था उसके छटपटाने से कुछ नहीं होने वाला। वो किडनैपर उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो आराम से किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह उसकी गोद में बैठ जाती है और अपनी नजरें उठाकर अपने किडनैपर को देखती है। वो किडनैपर उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो आराम से किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह उसकी गोद में बैठ जाती है और अपनी नजरें उठाकर अपने किडनैपर को देखती है।
अपने किडनैपर को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि उसका किडनैपर और कोई नहीं बल्कि आथा था। वो आथा को देखकर अपनी बत्ती सी दिखा देती है। आथा बहुत बुरे तरीके से उसे घूर रहा था। वो भी क्या ही सोचकर इस रास्ते की तरफ आया था और उसे इसी रास्ते पर यह छोटा शैतान दिखाई दे दी। आथा उसके इस बेबाक अंदाज को देखकर हैरान रह गया था। मतलब लिटरली वो यहाँ पर किडनैप हुई है और वो डरने की जगह अपने किडनैपर के सीने पर सर रखकर मजे से सो रही है। आथा ने अपनी जिंदगी से लड़कियों और औरतों को ऐसे दूर कर दिया था जिसकी वजह से उसने 10 साल की उम्र के बाद से आज तक किसी भी लड़की को देखा ही नहीं और जिसे देख वह जिंदा रही ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उसने खुशी जैसा नमूना तो आज तक नहीं देखा था। उसकी 10 साल की उम्र के बाद से खुशी पहली ऐसी लड़की है जिसे ना सिर्फ उसने 10 सेकंड से ज़्यादा देखा बल्कि उसे अपनी बाहों में भी लेकर घूमता फिर रहा है। आथा को अचानक से ही याद आया कि पिछली बार भी वो खुशी को उफ मेरा मतलब है सोई हुई खुशी को अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ अपने होटल लेकर चला गया था। क्या इस छोटी शैतान को ऐसा लगता है कि वह एक बार फिर से आथा को बेवकूफ़ बनाकर उसके चुंगल से निकल सकती है? वो बहुत बुरे तरीके से खुशी को घूर रहा था। और वही आगे गाड़ी चला रहा ड्राइवर एकदम सदमे में था। वो इतना ज़्यादा सदमे में था कि उसने गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा काम कर दी थी, वरना आज एक्सीडेंट ही हो जाता। वो तो शुक्र है कि एजी की नज़र इस वक्त गाड़ी की स्पीड पर नहीं बल्कि खुशी पर था, जिसकी वजह से ड्राइवर अभी तक बचा हुआ था। ड्राइवर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका मास्टर खुशी को पकड़ने के लिए कैसे दौड़कर गाड़ी से बाहर निकाला था और तुरंत जाकर उसे दबोच लिया। उस ड्राइवर को बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने पिछले इतने सालों में अपने मास्टर को एक भी बार किसी भी लड़की के आसपास भी नहीं देखा और जिसने उसके मास्टर के करीब जाने की कोशिश की उसके हाथ पैर और आंखों को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता। निहाल एक नज़र उठाकर आथा की तरफ देखता है और वापस अपनी नज़रें नीचे करके मन ही मन बोलता है, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं खुशियाँ डिजर्व ही नहीं करता। इतना बोलते ही उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपने इमोशंस को संभालते हुए बाकी बेहोश पड़े लोगों को उठाने जाता है। वही आथा खुशी को होटल के अंदर लाकर अपने रूम में सुला देता है और इस बार वो खुद यहाँ से ना जाकर अपने लैपटॉप को यहीं पर ले आता है और सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है। वो हर 10 मिनट पर एक बार खुशी की तरफ देखता और वापस अपना काम करने लगता। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल भी ठंड नहीं था। उसे पता नहीं क्यों लेकिन अपने दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। वही बेचारी खुशी अपने सपने में केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूला को देख रही थी। उसने बेशक अकाउंट ऑनर्स को सेलेक्ट किया था लेकिन वो बस ऐसे ही दिखावे के लिए था। वो हिडन तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। अब चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, माता पिता के गुण तो बच्चे में आते हैं। वो सपने में अपने किसी ने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रही थी जो पिछले 4-5 दिनों से फेल हो रहा था। सपने में भी खुशी किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रही थी और अचानक से ही कुछ केमिकल्स आपस में मिलकर उस लैब में एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं। उस ब्लास्ट के बाद सपने वाली खुशी का चेहरा पूरा काला हो जाता है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं। अपने इतनी भयानक रूप को देखकर खुशी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। सपने से बाहर आकर भी खुशी जोर से चिल्लाती है और उठकर बैठ जाती है। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि अपने आसपास की सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और अपने चेहरे और बाल को एकदम बारीक तरीके से ऑब्जर्व करने लगती है। आथा बिना किसी भाव के अपने सामने खड़ी इस बेवकूफ़ लड़की को देख रहा था। खुशी की रिएक्शन से उसे समझ में आ गया था कि खुशी में सपने में पक्का अपनी शक्ल को बर्बाद होते हुए देखा होगा, तभी तो उठते उठते अपनी शक्ल को चेक करने लगे। आथा का मन कर रहा था कि वो इस लड़की को अभी मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दे। खुशी जब ढंग से खुद को चेक कर लेती है तब उसे यकीन होता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो उसने देखा था वह सब एक सपना था। वो राहत की एक लंबी सांस लेते हुए पीछे मुड़कर जैसे ही दिखती है उसकी चीख निकल जाती है। उसके ठीक पीछे आथा अपना बहुत ही डरावना रूप लेकर खड़ा था। वो इस वक्त बहुत ही डरावने तरीके से खुशी को देख रहा था। खुशी उसे इस तरीके से देखकर जल्दी से उसके पास से भागती है और बेड पर चढ़ जाती है। वो सिर्फ अचानक से उसे देखकर डरी थी, वरना उसे आथा के ऑरा से बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। अरे उसके डैडी का और उसके मॉम का ऑरा तो इससे भी ज़्यादा डरावना हुआ करता था और खुशी को इन सभी चीज़ों की आदत भी है। वो बस इस बात से डर गई थी कि उसके मॉम और डैडी उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये सामने खड़ा इंसान गुस्से में उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वो बेड पर खड़ी होकर दुबक कर दीवार से चिपकी हुई थी। आथा उसे खुद से डरा हुआ देखकर इविल स्माइल करता है और उसके पास जाने लगता है। वो मन ही मन यही चाहता था कि खुशी उससे डरे। खुशी जब उसे अपने पास आता हुआ देखती है तब वो उस बेड की दूसरी तरफ धीरे धीरे खिसकने लगती है और वही उसे खुद से दूर जाता देखकर आथा की आंखें लाल हो जाती है। आथा को इस तरीके से देखकर खुशी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो बिल्कुल किसी डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह दिख रही थी। आथा भी उसको इस तरीके की हरकत करता हुआ देखकर अपने फोरहेड को रब करने लगता है और अगले ही पल वो ब्लैंकेट को साइड में बहुत दूर फेंक देता है और खुशी के दोनों कंधों को पकड़कर उसे हवा में उठाकर अपने बराबर में करता है।
बेचारी खुशी के पर इस वक्त हवा में झूलने लगे थे और वो अपनी छोटी हाइट की वजह से हवा में लटकी रह गई। आथा को वो बिल्कुल किसी खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी जिसे दोनों हाथों से पकड़कर लटकाया गया हो। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। वही खुशी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर आथा को देखने लगती है। वो अपने मासूमियत का हथियार कुछ इस तरह आथा पर चलाती है कि आथा का दिल बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है। वही खुशी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर आथा को देखने लगती है। वो अपने मासूमियत का हथियार कुछ इस तरह आथा पर चलाती है कि आथा का दिल बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है। खुशी के मासूम पप्पी आइस से निकला हुआ तीर सीधा आथा के दिल को घायल कर जाता और उसे पता भी नहीं लगता। नो माउथ फेस। ऊपर से इस कहानी में थोड़ा ज्यादा ही सस्पेंस क्रिएट किया गया है जिसे ध्यान से समझने पर आप लोग भी समझ सकते हैं। उसके पैर भी काम थे। वो जल्दी से बेड पर बैठकर ब्लैंकेट से अपना सर छुपा लेती है और बिल्कुल किसी ऑस्ट्रिच की तरह उसे महसूस होने लगा कि अब वह बिल्कुल सुरक्षित है। आथा उसकी मासूम शक्ल को देखकर उसे नीचे उतार देता है। खुशी बेहद ही मासूमियत से बोलता है, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दीजिए वरना मेरा माँ गुस्सा करेगी। उसने अपना चेहरा इतना ज्यादा मासूम बना रखा था कि आथा का दिल पिघल गया। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अपने सर को हाँ में हिलाकर उसे जाने का इशारा कर देता है। हालांकि खुशी को नहीं पता था कि इस आदमी ने उसे अपने घर में क्यों रखा हुआ था, लेकिन जब बाहर जाने का उसे मौका मिल गया तब वह आराम से धीरे धीरे खिसकते हुए जल्दी से वहां से भाग जाती है। खुशी के वहां से जाते हैं आथा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि एहसास हो जाता है कि खुशी ने उसे बेवकूफ़ बना दिया। वो खुशी से उसका नाम और उसके बारे में पूछना तो भूल ही गया। वो खुशी की पप्पू फेस से चलाए गए हथियार से घायल हो गया था, जिसका फायदा उठाकर खुशी वहां से भागने में कामयाब हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खुशी अभी यहां से बाहर निकली ही नहीं होगी। आथा जल्दी से अपने कुछ गार्ड को फोन से ऑर्डर देता है कि वो लोग दरवाजा बंद कर दे और खुशी को यहां से बाहर न जाने दे। खुशी जैसे ही दरवाजे के पास आती है उसे दरवाजा बंद दिखाई देता है। वो अपनी मासूमियत के जाल में गार्ड को फंसाकर यहां से भाग सकती थी, लेकिन उसे यहां पर कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दरवाजे को पकड़कर किसी छोटे बच्चों की तरह झूल जाती है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। वो दरवाजे को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगती है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। वो जमीन पर बैठकर दरवाजे के नीचे वाले छेद से बाहर देखने लगती है कि बाहर कोई गार्ड मौजूद है या नहीं, लेकिन अगले ही पल खुशी को कंधे पर उठा लिया जाता है। आथा उसे बिल्कुल किसी आलू के बोरी की तरह अपने कंधे पर टांग कर ले जा रहा था। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन में खुशी के पीछे एक थप्पड़ मार दिया। आथा के ऐसा करते ही खुशी का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। खुशी आसपास नजरें घुमाकर देखने लगी कि किसी ने उसे देखा तो नहीं, लेकिन खुशी की अच्छी किस्मत थी कि वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2-3 गार्ड मौजूद थे, लेकिन किसी के भी अंदर नजरें उठाकर अपने मास्टर को देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ नजरें उठाकर बेवजह आथा को देखने की वजह से आथा ने अभी तक 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि ऐसे लोगों के देखने की वजह से आथा अनकंफर्टेबल हो जाया करता था। वो खुशी को लेकर डाइनिंग एरिया में आता है और आराम से खुशी को एक चेयर पर बैठा देता है और खुद उसके बगल में बैठकर शेफ को खाना लगाने के लिए बोलता है। वो खुशी को यहाँ पर रिलैक्स करना चाहता था ताकि वह खुशी से ढंग से बात कर सके और उसके सही नाम से लेकर उसके बारे में और भी बहुत कुछ जान सके। सब कुछ तब तक ठीक था जब तक खाना नहीं आया। खाने को आता देखकर खुशी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की चमक गायब हो गई जब उसने खाने को देखा। पालक और सरसों का साग, सादी की रोटी, सादी दाल, टिंडे की सब्जी, उबली हुई ब्रोकली और सोने पर सुहागा सदा दूध बिना चीनी वाला। खाने को देखकर बेचारी खुशी की आंखों में आंसू भी आ गए। वो बिल्कुल भी इतने स्वादिष्ट खाने को खाना नहीं चाहती थी। वो इससे अच्छा किसी खेत में जाकर घास को ही चर ले। वो जब देखती है कि आथा का पूरा ध्यान खाने को प्लेट में निकलने में है, वो जल्दी से वहां से भागने लगती है। सामने उसके ही एक गार्ड ने भागती हुई खुशी के हाथ को पकड़ लिया था और गुस्से से खुशी को देख रहा था। आथा के कुछ ही गार्ड थे जो उसके थोड़े ज्यादा करीब थे और उन्हीं लोगों को पता था कि आथा खुशी से अट्रैक्ट है, जिसकी वजह से वह खुशी को ढूंढता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के किसी भी गार्ड को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। सभी को ऐसा लगता था कि इस लड़की ने पक्का उसके मास्टर का कुछ बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से उनके मास्टर इस लड़की के पीछे नहा धोकर पड़े हुए हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक अपने मास्टर को किसी भी लड़की में इंटरेस्ट देते हुए देखा ही नहीं था। उसके मास्टर किसी लड़की में इंटरेस्ट ले ये तो पानी में आग जलाने वाली बात हो गई। वो गार्ड गुस्से में खुशी को देख रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि खुशी ने फिर से उसके मास्टर को बेवकूफ़ बना दिया है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। वो गार्ड खुशी के हाथ पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से खुशी को दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि खुशी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी कलाई बहुत ही नाजुक और पतली सी थी। वो अपनी आंखों में दर्द लिए उस गार्ड को देख रही थी और वो गार्डन उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटता है, लेकिन तुरंत ही उसकी नज़रें अपने मास्टर पर चली जाती है, जिसकी आंखें बेहद ही डरावनी थी।
वहां का तापमान इतना ज्यादा गिर चुका था कि धीरे धीरे बाकी के बॉडीगार्ड भी वहां पर आने लग गए और सभी को वहां पर घुटन महसूस हो रही थी। वो सब के लिए उस गार्ड का खुशी का इस तरह से हाथ पकड़ना बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ ऐसे गार्ड जिनमें से निहाल भी एक था, उसके लिए यह नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। आथा तुरंत ही उसे गार्ड के पास आता है और अपने पॉकेट से चाकू निकालकर तुरंत ही खुशी के चेहरे को पकड़कर अपने सीने में दबा लेता है और उस गार्ड के हाथ को उसकी बॉडी से ही अलग कर देता है। वो चाकू बेशक छोटा था, लेकिन वो सर्जिकल नाइफ से भी ज्यादा शार्प था। वो गार्ड एकदम दर्द से तड़प गया। उसे भी अब समझ में आ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो खुशी को अपने मास्टर की बाहों में देखकर समझ चुका था कि उसके मास्टर के दिल में शायद इस लड़की के लिए कोई खास जगह है। जो भी हो, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन आथा के चेहरे के डरावने एक्सप्रेशन को देखकर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आथा खुशी के चेहरे को अपने सीने से बाहर निकलता है और अपने चेहरे के सभी एक्सप्रेशन को शून्य कर देता है और खुशी की तरफ बिना किसी भाव से देखते हुए बोलता है, जाओ यहाँ से, तुम्हें अब कोई नहीं रोकेगा। खुशी तो जैसे किसी पल का इंतजार कर रही थी। वो दौड़ते हुए वहां से भाग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मासूम से शक्ल देखकर आथा का दिल पिघल गया और उसने उसे जाने दिया, लेकिन बात वह नहीं थी। खुशी के जाते ही आथा के चेहरे पर एक बार फिर से डरावने एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो गार्ड तुरंत ही उसके पैर पर गिर जाता है और माफी मांगते हुए बोलता है, एजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की आपके लिए इतनी स्पेशल है। उस गार्ड की इस बात को सुनकर आसपास मौजूद सभी गार्ड मन ही मन अपना सर पीट लेते हैं। इस बेवकूफ़ आदमी ने खुशी मैडम को वह लड़की बोल दिया। क्या इस आदमी को अपनी जान से प्यार नहीं है? वही आथा का चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। वो बेहद ही ठंडी आवाज में बोलता है, निहाल अपनी बेल्ट दो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि निहाल डर की वजह से तुरंत ही अपनी बेल्ट निकालकर उसे दे देता है। आथा उसकी बेल्ट को लेकर बिना किसी परवाह के उस गार्ड को किसी कुत्ते की तरह मारने लगता है। आथा की आंखों में खून उतर आया था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब इस आदमी ने खुशी के हाथ को पकड़ा था। आथा ने खुशी की आंखों में दर्द के भाग देख लिए थे, जिससे उसे तुरंत ही समझ में आ गया कि खुशी के हाथ को बहुत जोर से पकड़ा गया है, जिसकी वजह से खुशी को दर्द हो रहा है। खुशी के चेहरे के दर्द भरे एक्सप्रेशन को याद करते ही आथा अपनी पूरी पावर लगाकर उस गार्ड को बेल्ट से मार रहा था। वो गार्ड बहुत बुरे तरीके से दर्द से तड़प रहा था और चीज चिल्ला रहा था। थोड़ी ही दूरी पर पिलर के पीछे छुपा हुआ होटल का मैनेजर डर की वजह से कांप रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने इतने डरावने आदमी को अपने होटल में क्यों रहने दिया। वहीं वहां पर मौजूद सभी बॉडीगार्ड डर की वजह से कांप रहे थे और कोई भी अपनी नजरें उठाकर आथा को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आथा तब तक उस गार्ड को मारता है जब तक वो दर्द से बेहोश नहीं हो जाता। उसके बेहोश होते ही आथा एक बार फिर निहाल से बोलता है, निहाल ये इतनी आसान सजा डिजर्व नहीं करता। निहाल आथा की बात तुरंत ही समझ जाता है और वो होटल के अंदर चला जाता है और ठीक 3 मिनट बाद अपने हाथ में एक बाल्टी लेकर आता है जिसमें गर्म खौलता हुआ पानी था। वो उस बाल्टी में भरे हुए पानी को उस गार्ड के ऊपर फेंक देता है। वो गार्ड तुरंत ही अपने होश में न जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आथा तब तक उस गार्ड को मारता है जब तक वो दर्द से बेहोश नहीं हो जाता। उसके बेहोश होते ही आथा एक बार फिर निहाल से बोलता है, निहाल ये इतनी आसान सजा डिजर्व नहीं करता। निहाल आथा की बात तुरंत ही समझ जाता है और वो होटल के अंदर चला जाता है और ठीक 3 मिनट बाद अपने हाथ में एक बाल्टी लेकर आता है जिसमें गर्म खौलता हुआ पानी था। वो उस बाल्टी में भरे हुए पानी को उस गार्ड के ऊपर फेंक देता है। वो गार्ड तुरंत ही अपने होश में न जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने मास्टर के चेहरे के लोग को देखकर ही समझ चुका था कि उसे सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि दर्दनाक मौत मिलने वाली है। कोई फायदा नहीं था अपने मास्टर के सामने माफी की भीख मांगने का। उसके मास्टर को तो गलती करके माफी मांगने वाले लोग और भी ज्यादा पसंद नहीं थे। वो जानता था कि उसके मास्टर ने खुशी को जहां से इसीलिए भेज दिया था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कुछ इतना भयानक नजारा देखें। आथा एक बार फिर अपने छोटे से लाइफ को बाहर निकलता है और अभी अभी दरवाजे के पास से आ रहे वसीम को कुछ इशारा करता है। मशीन जल्दी से किचन में जाता है और एक कटोरी में नमक और मिर्च पाउडर के मिश्रण को लेकर आता है। वो बिना किसी रहम के उस गार्डन के बॉडी पर बने बेल्ट के निशान पर नमक मिर्च के पाउडर को मसलने लगता है। वो गार्डन दर्द से बिलख बिलख कर रोने लगा था। वही पिलर के पीछे छुपा हुआ मैनेजर तो अब बेहोश ही हो गया था। इस होटल के सारे एम्प्लॉइज भी डर की वजह से कांप रहे थे और कुछ तो दूसरी जगह जाकर छुप गए थे। वसीम दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। आथा बिना किसी भाव के उस गार्ड को देखने लगा। आधा घंटा लगा उस गार्ड को शांत होने में। फाइनली उसने रोना और तड़पना बंद किया। उसके शांत होते ही आथा एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो गार्ड डर रहा था लेकिन उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि आथा ग्रोवर बहुत ही निर्दय है। उसे किसी पर भी तरस नहीं आता। उसके हाथ तो उसके खुद के ही रिश्तेदारों के खून से रंगे हुए हैं।
आथा उसके पास आता है और बिना किसी भाव के उसको देखते हुए अपने हाथ में पड़े हुए चाकू को सीधा उसके सीने में धंसा देता है। वो गार्ड एक बार फिर से चीखता उसके पहले ही आथा चाकू को उसके सीने से लेकर उसके पेट तक चीर देता है। वो गार्ड वहीं पर अपना दम तोड़ चुका था। वसीम खुद भी इस वक्त बहुत बुरे तरीके से डरा हुआ था और बाकी सभी बॉडीगार्ड के हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ नए वाले बॉडीगार्ड तो वहीं पर बेहोश हो चुके थे और जो बचे हुए थे किसी ने भी अपनी नज़रें उठाकर अपने मास्टर की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं की। आथा सबको इग्नोर करके वहां से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वह बेहद ही कड़क आवाज में बोलता है, आज के बाद से उसे छूने की तो दूर की बात, उसकी तरफ किसी ने नज़र उठाकर देखी तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा और इससे भी ज़्यादा बुरा हाल करूंगा। इतना बोलकर आथा वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सभी बॉडीगार्ड धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। वो सभी बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे। आथा गुस्से में तमतमाया हुआ अपने रूम में आ जाता है। वो सीधा बाथरूम में चला जाता है क्योंकि उसके पूरे बॉडी पर उस गार्ड के खून लगे हुए थे। वो इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब उसे गार्ड ने खुशी के हाथ को कितने जोर से पकड़ा था। वो इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब उसे गार्ड ने खुशी के हाथ को कितने जोर से पकड़ा था। ना सिर्फ उसने अपनी नज़रें उठाकर खुशी को देखा बल्कि उसने खुशी के हाथ को भी पड़ा। ये गुनाह ही बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने खुशी के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा था कि खुशी को दर्द हो रहा था और उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। इस बारे में सोच सोच कर आथा का खून खौल रहा था। वो आज खुशी के साथ लंच करना चाहता था। वो खुशी से उसके बारे में जानना चाहता था, उसका नाम जानना चाहता था। वो खुशी को थोड़ी और देर तक देखना चाहता था। वो खुशी की बेवकूफ़ी भरी हरकतों को देखना चाहता था। वो खुशी की बातें सुनना चाहता था, लेकिन सब बर्बाद हो गया सिर्फ उस गार्ड की वजह से। आथा गुस्से में तमतमाया हुआ अपने रूम में आ जाता है। वो सीधा बाथरूम में चला जाता है क्योंकि उसके पूरे बॉडी पर उस गार्ड के खून लगे हुए थे। वो इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब उसे गार्ड ने खुशी के हाथ को कितने जोर से पकड़ा था। ना सिर्फ उसने अपनी नज़रें उठाकर खुशी को देखा बल्कि उसने खुशी के हाथ को भी पड़ा। ये गुनाह ही बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने खुशी के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा था कि खुशी को दर्द हो रहा था और उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। इस बारे में सोच सोच कर आथा का खून खौल रहा था। वो आज खुशी के साथ लंच करना चाहता था। वो खुशी से उसके बारे में जानना चाहता था, उसका नाम जानना चाहता था। वो खुशी को थोड़ी और देर तक देखना चाहता था। वो खुशी की बेवकूफ़ी भरी हरकतों को देखना चाहता था। वो खुशी की बातें सुनना चाहता था, लेकिन सब बर्बाद हो गया सिर्फ उस गार्ड की वजह से। अगर आज उस गार्ड ने बीच में आकर माहौल नहीं बिगड़ा होता तब शायद आथा खुशी के असली नाम को जान पाता। वो चाह कर भी अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा था। वो खुद के बॉडी पर लगे खून को अच्छे से क्लीन करने के बाद बाथरूम से बाहर आ जाता है और थोड़ी ही देर में तैयार होकर वापस हॉल में आता है। वो वहां से जाने ही वाला था कि अचानक से उसकी नज़र वहां में हाल पर रख सोफे के पैर के पास चली गई। वहां कुछ तो गिरा था जो हल्का चमक रहा था। वो वहां पर जाकर जैसे ही उस चमकने वाली चीज को उठाता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये खुशी का ईयररिंग था जो शायद आथा के सीने से चिपकने की वजह से उसके कान से गिर गया होगा। वो वहां पर जाकर जैसे ही उस चमकने वाली चीज को उठाता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये खुशी का ईयररिंग था जो शायद आथा के सीने से चिपकने की वजह से उसके कान से गिर गया होगा। वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपने बाल में हाथ फेरता है और वहां से बाहर निकल जाता है। उसे इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था जो वेस्ट बंगाल में है। उसकी ट्रिप मुश्किल से 2 दिन की ही थी। वो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और यहाँ से बिल्कुल भी जाने के मूड में नहीं था, लेकिन अब उसके पास खुशी का ईयररिंग था। वो उस ईयररिंग को देखकर ही कुछ समय के लिए खुद को शांत कर सकता था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट थी जो देखने में बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। अब जाहिर सी बात है, अपनी 10 साल की उम्र में जिस बच्चे ने हंसना छोड़ दिया हो वो अब अचानक से ही स्माइल करेगा तब वो थोड़ा डरावना ही लगेगा ना। वो मोतिहारी के एक बहुत ही बड़े हवाई अड्डे के पास चला जाता है जहां पर उसका प्राइवेट जेट था। वो आधे घंटे के अंदर ही शहर से बाहर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक जंगली इलाका जहां पर एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर था। वो घर बेशक झोपड़ी जैसा दिखता था, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद वहां एक करपाई थी जिसके नीचे से एक खुफिया दरवाजा खुलता था। इस जगह के अंदर एक बहुत बड़ी जगह थी जहां पर इस वक्त 3 लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक इंसान जो थोड़ा नॉटी लग रहा था वो अपने दूसरे साथी के कान में बोलता है, तुझे क्या लगता है प्रत्यूष, ये राक्षस आज इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? उनमें से एक इंसान जो थोड़ा नॉटी लग रहा था वो अपने दूसरे साथी के कान में बोलता है, तुझे क्या लगता है प्रत्यूष, ये राक्षस आज इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? उस बेवकूफ इंसान की बात को सुनकर प्रत्यूष चिढ़ते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो तपिश, वो खन्ना अब अपनी हर पर कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना कामीना कैसे हो सकता है। उसने सीधे सीधे हमसे दुश्मनी मोल ले ली है। लगता है उसके अंदर ब्लैक कोबरा का डर खत्म हो गया है। उसने सीधे सीधे सूरज को जान से मारने की धमकी दी है।
इस बात पर तपिश भी सीरियस होकर बोलता है, हलवा है क्या हमारे सूरज भाई को मार देना, हमें कुछ भी करके इस खन्ना को उसकी औकात दिखानी होगी, वरना उसके बाद कोई और सूरज भाई से पंगा लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। सबके अंदर हिम्मत बढ़ती जाएगी। अभी दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर किसी की कड़क आवाज गूंज जाती है, आपस में बातें करना बंद करो और मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दो। ये सूरज था जिसकी आवाज इतनी ज्यादा ठंडी थी कि बेचारे प्रत्युष और तपिश के पसीने ही छूट गए। वो दोनों डरी हुई नजरों से सूरज को देखने लग गए थे। तपिश अपनी बत्ती सी चमकते हुए डरी हुई आवाज में बोलता है, भाई मुझे खुद नहीं पता कि अंगद खुराना पर अटैक किसने करवाया है। सुनने में आया है कि अंगद खुराना हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तापिश की बात को सुनकर सूरज वहां पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। सूरज को इतनी टेंशन में देखकर प्रत्युष बोलता है, तुम टेंशन मत लो सूरज, हम जल्द ही खन्ना को तुम्हारे सामने घुटनों पर ला देंगे और मुझे अच्छे से पता है वो इस वक्त मोतिहारी में ही छुपा हुआ है। और रही बात अंगद खुराना की, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंगद खुराना पर इतना बड़ा जानलेवा हमला करने के पीछे भी खन्ना का ही हाथ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अंगद खुराना तो सिर्फ आपका बिजनेस पार्टनर है, फिर आप उसके लिए इतनी टेंशन में क्यों है। प्रत्युष की बात को इग्नोर करते हुए सूरज बोलता है, अंगद खुराना की हालत ऐसी नहीं है कि वो 2 दिन भी ढंग से जी पाएगा, वो मर जाए उसके पहले ही हमें उससे मिलना होगा। सूरज की बात को सुनकर तपिश बोलता है, ठीक है भाई, लेकिन अभी हमारे जेट में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हमें शायद कुछ दिन यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। तपिश की बात को सुनकर प्रत्युष मुंह बनाते हुए बोलता है, ट्रेन नाम की भी एक चीज होती है दुनिया में जिससे हम अपने जगह पर पहुंच सकते हैं, और वैसे भी हमें अपनी अम्मी को शो करने पर कोई शौक नहीं है। वही प्रत्युष और तपिश दोनों की जाने की बात को सुनकर पता नहीं सूरज को कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। वो मन ही मन बोलता है, पता नहीं क्यों जब से यहाँ पर आया हूँ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है यहाँ पर जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत शिद्दत से याद करता है मुझे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अनाथ हूँ, मेरी जिंदगी में तन्हाई के सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो मुझे इतनी शिद्दत से याद करता है कि उसकी तड़प मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। क्यों दिल मेरा चीख चीख कर बोल रहा है कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ से चला गया तब मेरा कोई बहुत अपना मुझसे दूर हो जाएगा। इतना बोलकर सूरज अपने दिल पर हाथ रख लेता है जिसकी धड़कन इस वक्त बढ़ी हुई थी। वो जब से मोतिहारी आया था तब से उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन बोलता है, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ या फिर भगवान से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहा हूँ। मैं एक अनाथ हूँ जो इस धरती पर बोझ है। मैं तो जिंदा रहकर भी धरती का ऑक्सीजन वेस्ट कर रहा हूँ, भला मेरे जैसे अनाथ के बारे में कोई क्यों ही सोचेगा। इतना बोलकर सूरज उदास हो जाता है और वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। सूरज को इस तरह से उदास देखकर प्रत्युष और तपिश दोनों को ही बहुत बुरा लगता है। दोनों ही बहुत अच्छे से जानते थे कि सूरज अपने आप को कितना बुरा समझता है। वो बेशक एक माफिया है लेकिन उसने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया था। सूरज के अतीत के बारे में सोचकर तपिश और प्रत्युष की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और दोनों सूरज के पीछे चले जाते हैं। वो बेशक एक माफिया है लेकिन उसने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया था। सूरज के अतीत के बारे में सोचकर तपिश और प्रत्युष की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और दोनों सूरज के पीछे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खुशी इस वक्त अपने बेड पर लेटी हुई थी। वो बहुत बेचैन थी। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोलती है, प्लीज डैडी आप अपने प्रिंसेस से मिले बिना यहाँ से मत जाना। मुझे नहीं पता मैं टाइम मशीन बनाकर आपको और मोम को वापस से जिंदा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर मैं इस समय में आपको मरने से पहले नहीं देखा तब शायद मैं आपको कभी ना देख पाऊं। इस बात को बोलते वक्त खुशी को अपने दिल में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वो अपनी मॉम से भी ज्यादा अपने डैडी से प्यार करती थी। उसके लिए उसके डैडी उसके रोल मॉडल थे। खुशी अपने मॉम से भी बहुत प्यार करती थी लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल उसके डैडी थे। वो जानती थी कि इस समय वो अपनी मॉम से नहीं मिल सकती थी लेकिन उसके डैडी इस वक्त इसी दुनिया में है। वो जानती थी कि अब वक्त बहुत पास आ गया है जब उसके डैडी की मौत होगी। वो जानती थी कि उसके डैडी का चेहरा इस दुनिया में कुछ और है, क्योंकि यहाँ से करने के बाद जब उसके डैडी का पुनर्जन्म 16वीं सदी में हुआ था तब वो किसी और इंसान की बॉडी में थे। खुशी के मॉम और डैडी दोनों ने ही उसे अपने अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया था। खुशी के डैडी हमेशा से ही अपनी हैंडसमनेस की तारीफ किया करते थे, जिसकी वजह से खुशी यानी कि लूना कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाया करती थी। उसके डैडी हमेशा कहते थे कि वो इतने ज़्यादा गुड लुकिंग थे कि सिर्फ 3 साल के अंदर में उन्होंने 138 लड़कियों के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, और चुप कर तो पता नहीं कितनी ही सारी लड़कियां उसे लव लेटर भेजा करती थी। लूना को बिल्कुल भी अपने डैडी पर भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से उसके डैडी ने अपने पुनर्जन्म के पहले वाली लुक की एक तस्वीर बनाकर लूना को दिखाई थी। लूना ने जब अपने डैडी का असली चेहरा देखा तब उसके कुछ ही उड़ गए थे और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके डैडी सच में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थे। यहाँ तक कि लूना की मॉम ने भी जब लूना के डैडी का पुनर्जन्म के पहले वाला लुक देखा तब उन्हें एक बार फिर लूना के डैडी से प्यार हो गया था।
और अपने डैडी की पुनर्जन्म के पहले वाली तस्वीर आज भी लूना को याद थी। लूना यानी कि खुशी मन ही मन सोचती है, अगर मैंने आपकी तस्वीर नहीं भी अच्छी होती तब भी मैं आपको महसूस कर सकती हूँ डैडी। इधर लूना जितना ही अपने डैडी को याद कर रही थी, दूसरी तरफ उतना ही सूरज का दिल बेचैन होता जा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इधर लूना जितना ही अपने डैडी को याद कर रही थी, दूसरी तरफ उतना ही सूरज का दिल बेचैन होता जा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अगली सुबह खुशी अपने क्लास जा रही थी कि रास्ते में अचानक से हैं उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के दिखाई दिए। वो 3 लड़के जाते जाते खुशी को ही देख रहे थे। अब खुशी भी कोई काम एटीट्यूड वाली लड़की नहीं थी, वो भी उन तीनों बाइक वाले लड़कों को गुस्से से घूरने लगी, लेकिन आंखों में गुस्सा होने के बावजूद भी खुशी बहुत क्यूट लग रही थी। वो 3 लड़के खुशी पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहे थे। लगातार 20 सेकंड तक खुशी ने गुस्से से उन तीनों को घूरा, लेकिन बेचारी खुशी को किसी को भी इतनी देर तक घूरने की आदत नहीं थी। वो तीनों लगातार इसको देखे जा रहे थे, जिसकी वजह से गुस्सा करते करते अचानक से ही खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो हंसना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक से ही उसकी हंसी फूट पड़ी। लेकिन खुशी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दी। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों का खुद की तरफ देखकर हंसने को उसकी हाँ समझ लेते हैं। उन तीनों ही लड़कों को गलतफहमी हो गई कि खुशी उन तीनों में इंटरेस्ट दिखा रही है। उन तीनों में से किसी को भी आइडिया नहीं था कि खुशी किस देखकर स्माइल कर रही थी। वो लोग अपनी बाइक को रोक देते हैं और खुशी की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन खुशी थोड़ी ही दूर आगे बढ़कर बगल वाली गली में घुस जाती है। उस गली से बहुत ही अंदर उसके कोचिंग क्लासेस होते थे। वो लड़के खुशी के कंधे पर बैग को देखकर ही समझ गए थे कि यह कोई स्टूडेंट है, और उन्हें भी अच्छे से पता था कि सुबह के समय सभी स्टूडेंट लोग कोचिंग क्लासेस करते हैं। वो लड़के समझ चुके थे कि 1 घंटे बाद खुशी फिर से यहीं से आएगी। वो लोग वहीं पर खुशी का इंतजार करने लगते हैं और इस बात से अनजान खुशी चुपचाप अपने क्लास चली जाती है। वही वो तीनों लड़के खुशी का रोड पर ही इंतजार करने लगते हैं और पास ही बने एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। लेकिन इन लड़कों को अंदाजा भी नहीं था कि खुशी किसी इंसान की प्रोटेक्शन में रहने लगी है। ये तीनों देखने से ही गुंडे की तरह लग रहे थे। वही आथा बेशक यहाँ से 2 दिनों के लिए चला गया था, लेकिन उसने खुशी के पीछे समर को छोड़ा हुआ था, और समर को बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट आती है। वो बेशक खुशी से दूर था, लेकिन वो खुशी को प्रोटेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी समझ चुका था। उसने समर को साफ साफ ऑर्डर दे रखा था कि वो खुशी को बिल्कुल सही सलामत उसके घर पहुंचने तक उस पर नजर रखें। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या वो अपने किसी रिश्तेदार से छुप रही थी, या फिर कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं जिससे छुपाकर वो भागी, या फिर खुशी ने क्लास में किसी लड़की को परेशान कर दिया जिससे वो छुप रही हो। पर बात चाहे जो भी हो, अगर यहाँ पर बात गुंडों वाली हुई तब उन गुंडों को अंदाजा भी नहीं होगा कि उन्होंने किससे से पंगा ले लिया। एजी तो उनके काम में जरा सी भी परेशानी खड़ी करने वाले के हाथ काट देते हैं। और यहाँ तो वो लड़की उसकी लेडी बॉस थी। हालांकि समर अच्छे से जानता था कि उसके मास्टर को अभी तक अपनी फीलिंग के बारे में पता नहीं है, लेकिन सिर्फ समझ ही नहीं बाकी सारे बॉडीगार्ड भी अच्छे से समझ चुके थे कि आथा प्यार में पड़ गया है। आज समर ने थोड़ी बहुत कोशिश की, उसे फाइनली अपने लेडी बॉस का नाम पता लग गया था। उसकी लेडी बॉस का नाम खुशी है, जिसे देखकर उसके मास्टर खुश हो जाते हैं। वो अपना फ़ोन निकाल कर तुरंत ही आथा को मैसेज करके खुशी का असली नाम बता देता है, जिसे जानने के लिए उसका मास्टर कब से बेकरार था। समर जैसे ही फ़ोन से अपनी नज़रें हटाकर खुशी की तरफ देखता है, तब तक खुशी उसकी नज़रों से गायब हो चुकी थी। वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि आथा ने उसे खास खुशी के घर का एड्रेस भी पता करने के लिए बोला था। वो जल्दी से अपनी स्पीड तेज करके आगे जाता है और खुशी को ढूंढने लगता है। इस वक्त सड़क पर थोड़ी सी भीड़ हो गई थी, क्योंकि ये पूरा इलाका सुबह सुबह कोचिंग क्लासेस से भरा होता है, और इस समय पर हर कोचिंग क्लासेस की छुट्टी हुई थी और नया बैच स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट की भीड़ थी सड़क पर। ऊपर से सुबह सुबह भी बहुत सारी दुकान खुली हुई थी। 1 घंटे की पढ़ाई के बाद खुशी फाइनली अपने कोचिंग क्लासेस से बाहर आती है। उसे इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि समर उसका पीछा कर रहा है। यहाँ तक कि खुशी को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि सुबह वाले तीनों गुंडे अभी भी गली के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। वो जैसे ही गली से बाहर निकलने वाली थी, तुरंत उसकी नज़र थोड़े ही पास में तीनों गुंडे पर पड़ी, जो चाय की टपरी पर बैठे चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। खुशी को अजीब सी फीलिंग आ गई। वो अपने क्लास की मोटी लड़की नयनतारा के बड़ी सी बॉडी की मदद से खुद को छुपा लेती है और जल्दी जल्दी वहां से थोड़ी दूर चली जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, खुशी अपने मन ही मन हर प्रॉब्लम को पहले से ही सोच कर रखती थी, इसीलिए उसने इसका सॉल्यूशन भी पहले ही सोच रखा था। वो उन तीनों गुंडों से छुपाकर भागने में कामयाब हो गई थी। वो तीनों गुंडे अभी भी गली की तरफ ही देख रहे थे, जहां से खुशी अभी तक बाहर नहीं निकली थी। 1 घंटे तो हो चुके थे, फिर खुशी अभी तक कहाँ रह गई। वही खुशी के पीछे जा रहे समर को समझ में ही नहीं आया कि आखिर खुशी ऐसे क्यों जा रही थी। वो जानता था कि खुशी बहुत चालाक लड़की है, जरूर उसके ऐसा करने के पीछे कोई वजह होगी। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या वो अपने किसी रिश्तेदार से छुप रही थी,
या फिर कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं जिससे छुपाकर वो भागी, या फिर खुशी ने क्लास में किसी लड़की को परेशान कर दिया जिससे वो छुप रही हो। पर बात चाहे जो भी हो, अगर यहाँ पर बात गुंडों वाली हुई तब उन गुंडों को अंदाजा भी नहीं होगा कि उन्होंने किससे से पंगा ले लिया। एजी तो उनके काम में जरा सी भी परेशानी खड़ी करने वाले के हाथ काट देते हैं। और इस समय पर हर कोचिंग क्लासेस की छुट्टी हुई थी और नया बैच स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट की भीड़ थी सड़क पर। ऊपर से सुबह सुबह भी बहुत सारी दुकान खुली हुई थी। वही खुशी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसको देखते ही उसकी आंखें चमक गई। वो उसके चाचू थे। वो अपने चाचू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। वो अभी इसी वक्त दौड़कर अपने चाचू के पास जाना चाहते थे। उसके चाचू सड़क के दूसरी तरफ थे और वो खुद दूसरी तरफ थी। खुशी बिना आसपास ध्यान दिए एक्साइटमेंट की वजह से जल्दी से दौड़कर तरफ सड़क पार करने लगे और एग्जैक्ट इसी समय पर समर की भी नज़र खुशी पर पड़ गई। लेकिन उसने जो देखा उसके बाद उसकी आंखें बड़ी हो गई। खुशी बिना सड़क पर ध्यान दिए रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से एक बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रही थी। सुबह सुबह बड़ी बड़ी गाड़ियों की भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चे कोचिंग क्लासेस जाने के लिए या यूं कहे तो शो ऑफ के लिए साइकिल की जगह बाइक से जाते थे। उस बाइक पर दो बिगड़ैल बच्चे बैठे हुए थे जिन्होंने बाइक की स्पीड बहुत तेज कर रखी थी, लेकिन अचानक से ही उनकी बाइक के सामने खुशी आ गई। वो लोग ना ढंग से अपनी बाइक को मोड़ पा रहे थे और ना ही ब्रेक लगा पा रहे थे और ठीक 5 सेकंड बाद खुशी दूर जाकर गिरी और उसे बहुत चोट आई। डर की वजह से समर का चेहरा पीला पड़ गया। वहां पर लोगों ने भीड़ लगना शुरू कर दिया और कुछ लोग खुशी की हेल्प करने के लिए उसके पास भी चले गए। डर की वजह से समर का चेहरा पीला पड़ गया। वहां पर लोगों ने भीड़ लगना शुरू कर दिया और कुछ लोग खुशी की हेल्प करने के लिए उसके पास भी चले गए। खुशी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी बहुत चोट आई थी। उन बच्चों ने खुशी को देखते ही बाइक की स्पीड धीरे करने की कोशिश शुरू कर दी थी। बाइक की स्पीड तेज होने की वजह से वो एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकते थे। बाइक की स्पीड यहाँ तक स्लो हो चुकी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि खुशी को चोट ना लगे। खुशी को चोट लगने के बाद वो दोनों लड़के डर गए और जल्दी से बाइक से उतरकर खुशी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगने लगे। अमीर घर के बच्चों को पुलिस वाले लफड़े से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे भी बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे। खुशी को तो कोई होश ही नहीं था। उसे तो समझ में ही नहीं आया कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया। समर भी सारे लोगों को साइड करते हुए जल्दी से वहां पर आ गया। तब तक 45 साल के अंकल ने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था। छोटे शहर और गांव वाले लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। समर जल्दी से खुशी के पास आता है और वो उन अंकल को एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मना कर देता है और जल्दी से खुशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके मन को डर ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसे पता था कि कल आर्थर ने उस गार्ड की क्या हालत की थी जिसे खुशी का टच किया था, और आज समर ने भी खुशी को टच कर दिया। लेकिन इस वक्त समर को खुशी को डॉक्टर के पास ले जाना ज़्यादा सही लगा। समर जाकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को जल्दी से अस्पताल ले जाने के लिए बोल दिया। वही समर वहां खड़े होकर डॉक्टर को खुशी का इलाज करते हुए देख रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि डॉक्टर खुशी की सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही करें। वही खुशी ने जब नोटिस किया कि समर उसकी इतनी करे कर रहा है तब उसे काफ़ी अच्छा लगा। उसके दिल में समर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। उसे बहुत अच्छा लगता था जब कोई उसकी केयर करें, उससे प्यार करें, उससे प्यार से बातें करें। समर पूरे क्लास का सबसे हैंडसम लड़का था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर घमंड जैसे कोई भाव नहीं थे। वो अपने घर जाने को छोड़कर यहाँ खुशी के साथ अस्पताल में बैठा हुआ था। समर की इस हरकत ने खुशी के हॉट को बहुत डीपली टच किया था। समर को देखते वक्त खुशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो डॉक्टर उसे अच्छे से ट्रीट कर देती है और कुछ दवाएं लिख देती है। उसके बाद समर खुशी को लेकर अपनी गाड़ी में बैठा देता है और खुद उसकी दवाएं लेने चला जाता है। समर उसके सारे ट्रीटमेंट का खर्चा खुद ही उठा रहा था। खुशी को समझ में नहीं आ रहा था कि समर इतना क्यों कर रहा है। उसने खुद भी बिल पे करने की कोशिश की, लेकिन समर ने उसे करने ही नहीं दिया। और अब बारी थी समर को खुशी को घर पहुंचने की। वो खुशी से उसका एड्रेस पूछता है, तब खुशी समर को अपना असली एड्रेस बता देती है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर समर कोई बुरा इंसान हुआ भी तब वह समझ के सर पर हथौड़ा मार देगी, जिसकी वजह से समय की याददाश्त चली जाएगी और वह सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन खुशी ने फिर भी उसे अपना एड्रेस बता दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले समझना उसकी बहुत हेल्प की थी, जिसकी वजह से खुशी की नज़रों में समर एक बहुत ही अच्छा लड़का था। समर खुशी को लेकर उसके घर के गली तक आ गया और उसके बाद वो खुशी को आराम से गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे उसके घर ले जाने लगा। वो जानता था कि यहाँ के लोग एक लड़का और लड़की को साथ में देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान था। इसीलिए खुशी ने उसे अपने घर का पीछे वाला रास्ता बता दिया था। समर हल्का सा केयरफुल होकर खुशी को उसके घर के पीछे वाले रास्ते से उसके घर में लेकर चला गया। दरवाज़ा पुलकित ने खोल, जो आज स्कूल नहीं गया था। कल से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे, जिसकी प्रिपरेशन के लिए आज उसका स्कूल बंद था। वो जैसे ही अपनी दीदी को इतना जख्मी देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से दरवाजे से हट जाता है और दोनों को अंदर आने देता है।
वही जैसे ही खुशी घर के अंदर आती है, घर के सभी लोग मेन हॉल में आ जाते हैं। सभी खुशी को इतना जख्मी देखकर हैरान हो जाते हैं। दादी माँ जल्दी से खुशी के पास जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए थोड़ी फिक्र भरी आवाज में सवाल करती है, क्या हुआ गुड़िया, ये तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? वो एक नज़र समर को देखती है जैसे वो यही सवाल समर से भी कर रही हो। समर को उसकी दादी का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो सारी बात को डिटेल में बता देता है। समर की बात सुनकर दादी जी थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन ये बात जाने के बाद कि खुशी की चोट ज़्यादा सीरियस नहीं है, बस नॉर्मल चोट है, तब उन्हें राहत की सांस आती है। और उन्हें समर का बिहेवियर भी बहुत पसंद आता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज के समय में इतना केयरिंग बच्चा भी होता होगा। वो भी समर से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। दादी और दादाजी दोनों को ही समर बहुत पसंद आता है। वही पुलकित किसी प्रोटेक्टिव भाई की तरह समर को घूर रहा था। वही रिंकी जी भी चुपचाप वहां पर खड़ी होकर तमाशा को एंजॉय कर रही थी। उन्हें किसी से भी कोई मतलब ही नहीं रहता था। वो बहुत थोड़ा ही मतलब सिर्फ पुलकित से रखती थी, उसके अलावा उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दादी जी समर को देखते हुए बोलती है, बेटा आप बस थोड़ी चाहिए, यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। समर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन दादी जी अपनी बात को खत्म करते हैं तुरंत वहां से उठकर चली गई। उनके दिल में समर के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वही समर को अब खतरे की घंटी बजती हुई सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मास्टर के हिस्से की लड्डू खा रहा है। उसके चेहरे पर हल्के पसीने की बूंद थी। अचानक से ही उसके मन में ख्याल आया कि अगर खुशी उसकी लेडी बॉस बन गई और उसके और खुशी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, तब आत्म चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वह खुशी का दोस्त होगा और खुशी हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। इस ख्याल के बारे में सोचते हैं समर थोड़ा एक्साइटेड हो गया, लेकिन उसने जल्द ही अपनी एक्साइटमेंट छुपा दी। दादी जी थोड़ी ही देर में उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई, जिसे समर अच्छे बच्चे की तरह खाने लगा। चोट लगने की वजह से और दवाएं खाने की वजह से खुशी को नींद आ गई थी और वो अपने कमरे में सोने चली गई थी। समर ने जब देखा कि खुशी भी यहाँ से चली गई है, तब उसको भी यहाँ से जाना ही सही लगा। वैसे भी वो मन ही मन बहुत डरा हुआ था। उसे आज की सारी घटना के बारे में आथा को बताने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसके अंदर झूठ बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। क्या होगा जब उन्हें पता लगेगा कि उनके ससुराल में बैठकर समर ने चाय पानी ग्रहण किया है? वो तो जल बुनकर कोयला हो जाएंगे और बेचारे समर के दूसरे कंधे पर भी गोली लग जाएगी। वो अपनी आवाज को थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए दादी जी को बोलता है, अच्छा दादी जी अब मुझे चलना होगा, मैं आज घर बहुत देर से पहुंचूंगा, जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड को टेंशन हो रही होगी। दादी जी भी उसकी बात को समझ जाती है, इसीलिए वो अब समर को नहीं रुकती और उसे जाने देती है। वही जाने से पहले समर दादी जी के पर को छूकर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता, और दादी जी भी उसके सर पर प्यार से हाथ फिरते हुए सदैव सुखी रहो का आशीर्वाद देती है। ऐसा नहीं है कि समर सिर्फ अपनी लेडी बॉस के घर वालों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, वो सच में इतना अच्छा था। वो अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट लिए वहां से निकल जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द स्टोरी एंड कंटिन्यू।